हेलो दोस्तों, नॉवेल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप नॉवेल एक्सप्लेन को ज्वाइन करें। पूरा नॉवेल सुनने के लिए हमारा टेलीग्राम प्रीमियम ज्वाइन करें। हमारा ऑडियो बुक प्रीमियम 85 रुपये मेंबरशिप 1 महीने का है। 3 महीने की मेंबरशिप 230 की है और नॉवेल एक्सप्लेन फ्री है। पब्लिक ग्रुप नॉवेल एक्सप्लेन और जुड़े। हम हर सप्ताह 2 उपन्यास अपलोड करते हैं और सदस्यों की मांग पर भी उपन्यास अपलोड करते हैं। इसके बारे में बोलते हुए वह वास्तव में थोड़ा अक्षम है। शायद गणना शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में उसे बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। आपको भोजन करने के लिए वास्तव में बहुत समय हो गया है। ऐसा नहीं है कि सुसान ने कभी किन शियाओबाओ से नहीं पूछा कि वह कहाँ गया था, और जब उसे पता चला कि वह खाने गई थी तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार लोग लोहे की तरह होते हैं और चावल स्टील होता है। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने खाना नहीं खाया। यह भी एक सामान्य बात है, लेकिन किन शियाओबाओ वापस नहीं आया है। इससे पहले जब उसने घर का काम खत्म कर लिया तो वह किन शियाओबाओ को सीधे बताना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि किन शियाओबाओ अभी भी वापस नहीं आया है। फिर उसने फोन किया और किन शियाओबाओ को खोजने जा रही थी, लेकिन घर की आवाज के बारे में बात करने के बाद मैंने वहां पर महिला की आवाज सुनी और फिर उसका फोन काट दिया गया और सुसान अपने दिल में बहुत नाराज थी। किन शियाओविंदो ने शर्मिंदगी में इसे छुआ, फिर विषय बदलने के बारे में सोचा और कहा, आप क्या करने जा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से जब किन शियाओविंदो ने इस मामले के बारे में पूछा तो सुसान भी गंभीर हो गई। उसने किन शियाओविंदो को देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको बताती हूँ, मैं निदेशक मंडल खोलने के लिए यानचिंग जा रही हूँ। औपचारिक विश्लेषण बैठक, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं। किन शियाओविंदो के लिए सु शानशान अभी भी इसे बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि खजाने का मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता वास्तव में मजबूत है। भविष्य में सु लो अभी भी कुछ हद तक किन शियाओविंदो पर भरोसा करेंगे, इसलिए सु शानशान भी किन शियाओविंदो को और अधिक देखने के लिए ले जाना चाहते हैं। पहली नजर में इसे एक लंबा अनुभव माना जा सकता है। किन शियाओबाओ ने अपना सिर हिलाया। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते कि वह कितना थका हुआ है, उसके पास करने के लिए अन्य काम है, लेकिन वह अभी भी सुसान की दयालुता को समझता है। ऐसी महत्वपूर्ण बैठक निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसमें आम लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन सुसान अभी भी किन शियाओबाओ को भाग लेने के लिए लाना चाहती है, जिससे पता चलता है कि सुसान उसे बहुत महत्व देती है। अपना सिर हिलाते हुए किन शियाओबाओ ने कहा, मैनेजर सु, मुझे बहुत खेद है, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। अगर मैं अभी काम खत्म नहीं करता तो मुझे लगता है, समझिए, यह आज जैसा होगा उस समय क्या आप मेरे बारे में फिर से बात नहीं करेंगे। सु शानशान ने किन शियाओबाओ को देखा, फिर सुन वान को, और फिर असहाय होकर कहा, ठीक है, चूंकि आप जाना नहीं चाहते हैं इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैंने यानफी को चाबी दे दी है और वह अब यहाँ है अंदर, आप उसे बाद में ढूंढ सकते हैं। किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया और सुनवान के साथ अंदर चला गया। शुरू से आखिर तक सुनवान ने अपना सिर नीचे रखा। वह कुछ नहीं बोली क्योंकि वह जानती थी कि इस जगह पर उसके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। किन शियाओबाओ ने यह नहीं देखा कि सु शानशान ने सुनवान को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और फिर चली गई। सु बिल्डिंग में हॉल में चलते हुए किन शियाओबाओ ने मोटे आदमी को देखा जो अभी भी उस जगह पर मुस्कुराते हुए जियाओली से बात कर रहा था। मोटा, किन शियाओबाओ चिल्लाया। इस समय मोटे आदमी ने भी किन शियाओबाओ को देखा और तुरंत व्हीलचेयर को धक्का दिया और उसी समय कहा, भाई बाओ, तुम वापस आ गए। मैंने मैनेजर सु से सुना कि तुम एक महिला को खोजने गए थे। किन शियाओबाओ अच्छी तरह से चलता है, लगभग बिना कलाबाजी के। यह क्या बकवास है, एक महिला की तलाश में क्या है। सुसान इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। मुद्दा यह है कि मोटे आदमी ने सन वान को एक सार्थक नजर दी, जिससे सन वान शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा था और थोड़ी देर के लिए उसे समझाना मुश्किल था। ये सिर्फ इतना नहीं है कि वह नहीं समझती है, यहाँ तक कि किन शियाओबाओ भी नहीं समझती है कि क्या हो रहा है। उसे एक महिला क्यों मिली, काश उसे वास्तव में एक महिला मिल जाती, और उसे आज दोपहर पीटा गया। मोटा आदमी, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैनेजर सु ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। किन शियाओबाओ ने अपने सिर को छुआ और जल्दी से कहा। मोटा आदमी आश्वस्त नहीं था और आगे बोला, लेकिन उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम अपने नए घर जा रहे हैं। किन शियाओबाओ ने जल्दी से कहा। वह इस विषय पर अब और चर्चा नहीं करना चाहता था, सभी को और अधिक शर्मिंदा होने से बचाने के लिए, क्योंकि उसने ये भी देखा कि सुनवान का चेहरा लाल हो गया था और किसी कारण से सुनवान अब एक अलग व्यक्ति लग रही थी, बिल्कुल भी जंगली और अनियंत्रित नहीं जब वे शुरुआत में मिले थे, लेकिन इसके बजाय हमेशा छोटी महिला की मुद्रा दिखाई देती थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसका असली स्वभाव कौन सा है। मोटे ने असहायता व्यक्त की। वह बस वही दोहरा रहा था जो सु शानशान ने कहा था, उसे इतनी जल्दी क्यों होनी चाहिए। शियाओली को अलविदा कहने के बाद मोटे आदमी को किन शियाओबाओ ने बाहर निकाला। विदाई की सीट पर बैठने के बाद किन शियाओबाओ ने फैटी और सुनवान का परिचय भी कराया ताकि वे एक दूसरे को जान सके, अन्यथा भविष्य में साथ रहना शर्मनाक होगा। वैसे फैटी, अब से सुनवान को तुम्हारा ख्याल रखने दो, किन शियाओबाओ ने सहजता से कहा। इस बार फैटी की अवाक रहने की बारी थी। उसने अभी अभी पानी का घूंट लिया था, वह लगभग उसे थूक नहीं पाया और उसे निगलने के बाद उसने कठिनाई से कहा, भाई बाओ, तुम बहुत मजाक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी औरत, तुम यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए क्यों आए हो। पहले तो सुनवान थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन जब उसने मोटे आदमी को तुम्हारी औरत के बारे में बात करते सुना तो वह और भी शर्मिंदा हो गई और वह चुप रही। तुम्हारी औरत के बारे में क्या, तुम्हारे पैर असुविधाजनक है। ये ठीक है, सुनवान और बाकी लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें अस्थायी रूप से साथ रहने दिया जाए। क्या तुम्हारी जगह काफी बड़ी नहीं है, किन शियाओबाओ ने आगे कहा। भाई बाओ, तुमने कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए हैं, उन सभी को मेरी जगह पर क्यों रखा है, मोटा आदमी चिल्लाया। इस समय किन शियाओबाओ उसके पैर पर जोरदार लात मारना चाहता था। जब से किन शियाओबाओ ने मोटे आदमी के पैर का इलाज किया, मोटे आदमी का मूड धीरे धीरे बदलने लगा और वह धीरे धीरे अपनी पिछली मानसिकता और व्यक्तित्व में लौटने लगा।
जब उनके स्कूल जाने का समय हुआ, मुझे अभी भी याद है कि वे दोनों अक्सर ऐसा करते थे। भाड़ में जाओ तुम और सुन वान का छोटा भाई, लेकिन कुछ कारणों से इसमें थोड़ा समय लग सकता है, किन शियाओबाओ ने बेबसी से कहा। मोटा आदमी हैरान था और वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई बाओ, तुम औरतों को उठाते ही औरतों को उठा लेते हो, तुमने उसके छोटे भाई को क्यों घसीटा? मोटे आदमी के दिल में असीमित कल्पनाएं शुरू हो गईं। किन शियाओबाओ बहुत असहाय था और उसने मोटे आदमी के साथ बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। वह जानता था कि अब जो उसने कहा वह कहना बेकार था। यह आदमी नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। सुन वान को देखते हुए किन शियाओबाओ ने कहा, ज्यादा चिंता मत करो, वह ऐसा ही है और भविष्य में वह तुम्हें और परेशान करेगा। दरअसल मोटे आदमी के पैर और पैर अब असुविधाजनक हैं और भविष्य में सुन वान को शायद कई चीजों से परेशानी होगी। सुन वान ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हम ही हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, अगर यह हमारे लिए नहीं होता तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होते, मुझे खेद है। सच कहूं तो अब सन वान भी बहुत शर्मिंदा है, यह उनके कारण ही है कि किन शियाओबाओ को इतना कष्ट सहना पड़ा। अगर वे नहीं होते तो शायद किन शियाओबाओ ऐसे नहीं होते। हालांकि वे पहले सिर्फ अजनबी थे, लेकिन फिर भी किन शियाओबाओ अभी भी उनके लिए इतना कुछ करने को तैयार है। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह शुरू में उससे सहमत था? सुन वान जानती थी कि इस समय उसके बगल में बैठा आदमी धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगा था और आज उसे बचाने के लिए किन शियाओबाओ द्वारा अपनी जान जोखिम में डालने का दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था, जिससे वह सोच रही थी, ऐसा क्यों है, वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे क्यों बचा सकता है। यह उसके लिए एक बड़ी दयालुता है। यह अब कोई समस्या नहीं है जिसे पैसे से हल किया जा सकता है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो। मैं उस समय किन शियाओबाओ ने जो किया उसे नहीं खरीद सकता, लेकिन सुन वान जानती है कि वह अब शांत नहीं बैठ सकती। वह अभी भी एक मरीज है और किन शियाओबाओ को उसका इलाज करने की जरूरत है, इसलिए अब वह केवल एक ही काम कर सकती है कि किन शियाओबाओ को उसके भाई की अच्छी देखभाल करने में मदद करे, इसलिए इसे उसके लिए कुछ दबाव साझा करने के रूप में माना जा सकता है। किन शियाओबाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो मुझे कहना चाहिए कि सुन वेई की चोट भी मुझे बचाने के कारण हुई थी। सन वेई की बात करते हुए सन वान की अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई, लेकिन उसने तुरंत कहा, मिस्टर किन, सन वेई की चोट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये बच्चा बस बहुत आवेगी है, लेकिन अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मेरा भाई और मैं अब बहुत घबरा जाते। खतरनाक, मैं अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस्टर किन, सुन वेई की चोट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये बच्चा बस बहुत आवेगी है, लेकिन अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मेरा भाई और मैं अब बहुत घबरा जाते। खतरनाक, मैं अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। किन शियाओबाओ ने अपना सिर खुजलाया। हमेशा महसूस किया कि यह पता बहुत अजीब था और फिर सन वान से कहा, मुझे मिस्टर किन मत कहो, यह थोड़ा अजीब लगता है, बस मुझे शियाओबाओ कहो। किन शियाओबाओ के चेहरे पर गर्म मुस्कान देखकर सन वान ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया। बातें करते करते वे जल्द ही उस जगह पर पहुंच गए जिसका जिक्र सु शानशान ने किया था। घर देखा, किन शियाओबाओ आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। यह जगह बहुत आलीशान है, यह अभी भी एक घर है, यह एक स्वतंत्र विला की तरह है, लेकिन देखने में यह एक सामान्य घर के आकार जैसा दिखता है। आखिरकार सुसान भी इस क्षेत्र में आवास की कीमतों को जानती है। यदि आप ऐसा घर किराए पर लेते हैं तो मासिक किराया काफी अधिक होना चाहिए, लेकिन अब किन शियाओबाओ के लिए पैसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। भाई बाओ, हम वास्तव में यहाँ रहना चाहते हैं, मोटे आदमी ने निगल लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ऐसी जगह पर रहेगा। क्या 1 साल है? उसने बिल्कुल भी सोचने की हिम्मत नहीं की। इस जगह के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, जब तक कि अचानक उसे करोड़ों की लॉटरी न जीत जाए, अन्यथा वह केवल सड़क के किनारे से गुजरते समय ही इस पर एक नजर डाल सकता था। Sun Van also looked at this house in surprise. At first he thought it was just an ordinary house, so he was very embarrassed to let her take care of the fat man at first, but when he thought about his illness he had no choice but to feel wronged. Of course, this was her idea before, but after going through these things now she still really hopes to help Qin Shaobao do something, just as compensation. After all, Qin Shaobao has done so much for them. However, now it seems that I should be worrying too much. Such a house is enough for the two of them to live in. Even if my younger brother comes over, it will be fine. Don't look at it, go in quickly, Qin Shaobao said with a smile. In fact, he has never lived in this kind of house. After all, he used to be similar to a fat man, but he was just an office worker. Why, maybe he has the money to live in this kind of house. The rent here is beyond his imagination. बस जब किन शियाओवी और उनमें से 3 आगे बढ़ रहे थे, एक काले चमड़े की जैकेट में एक आदमी दरवाजे से बाहर आया। यह एक विला शैली की इमारत परिसर है और आसपास कई अन्य घर हैं, लेकिन किन शियाओवियों का घर अधिक विशिष्ट है और केंद्र में स्थित है, इसलिए सुसान के विवरण के अनुसार उन्होंने इसे जल्दी से पहचान लिया और तुरंत इसकी उपस्थिति पर आह भरी। प्रवेश द्वार पर एक दरबान है जो एक कुर्सी पर बैठा है, लोगों को अंदर और बाहर आते जाते देख रहा है। जब उसने काले चमड़े की जैकेट में युवक को देखा तो वो तुरंत खड़ा हो गया, भाग गया और उसी समय अपनी दाहिनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। किन शियाओवियों को एक नजर में पता चल गया कि सिगरेट का मूल्य सस्ता नहीं था। क्यों, एक दरबान भी इतनी महंगी सिगरेट पी सकता है, लेकिन किन शियाओवियों ने यह भी देखा कि उसकी बाईं जेब में अभी भी सिगरेट है, जो अपेक्षाकृत साधारण लगती है। ऐसा लगता है कि उस युवक की पहचान साधारण नहीं है। बहुत से लोग नहीं आते जाते हैं, लेकिन काफी लोग हैं। गार्ड ने सिगरेट देने के लिए दौड़ने की पहल नहीं की, इसके बजाय वह एक शांत चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि जब डू ने इस युवक को देखा तो वह सिगरेट देने के लिए दौड़ा, जिससे पता चलता है कि इस आदमी की स्थिति असामान्य होनी चाहिए, अन्यथा वह गार्ड को ऐसा नहीं करने देता। गार्ड दिन भर गेट पर पहरा देते हैं, वे आने जाने वाले लोगों को जानते हैं और वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि किस तरह के लोग शाप देने लायक हैं। ये लोग अपने हितों के बारे में अधिक चिंतित हैं। एक गार्ड को मत देखो। एक दरबान बनना आसान है, खासकर अमीर जिलों में। एक दरबान बनना और भी मुश्किल है। इन अमीर लोगों में अधिक से अधिक सनकी स्वभाव होते हैं।
इससे भी बदतर, आपको बुरी तरह से पीटा जाएगा। भले ही आपको पीटा जाए, आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक छोटे से गार्ड हैं, क्या आप उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं? खुद को बचाएं। तुम्हें ये नुकसान चुपचाप सहना होगा। अगर तुम फिर भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम और भी मुसीबत मोल ले रहे होगे। उनके पास करने को कुछ नहीं है, उनके पास पैसा और ताकत है। कोई भी पृष्ठभूमि उन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगी। दरबान सिगरेट हाथ में लेकर भागा और उसी समय बोला, मास्टर सोंग, चलो सिगरेट पीते हैं, इंपोर्टेड, स्वाद बिल्कुल बढ़िया है। यंग मास्टर सोंग नामक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम बच्चे हो, तुम हर दिन इनसे खिलवाड़ करते हो, आओ मैं कोशिश करता हूँ। बोलते बोलते उसने गार्ड के हाथ से सिगरेट ले ली और यंग मास्टर सोंग के बगल में खड़े 2 अटेंडेंट भी बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने तुरंत लाइटर जलाया और वहां से चले गए। सिगरेट का एक कश लेते हुए यंग मास्टर सोंग मुस्कुराए और कहा, यह सिगरेट बुरी नहीं है। दरबान मुस्कुराया, वह इतने सालों से एक दरबान है, वह कैसे नहीं जान सकता कि ये शक्तिशाली लोग क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए उसके सामने ये सोन शाओ सिगरेट का बहुत शौकीन है। आप जानते हैं, अब उसके हाथ में एक सिगरेट का पैकेट कई प्रतिभाओं को खींचकर प्राप्त किया जा सकता है और यह प्रदर्शन करने का अवसर है। सोन शाओ की तारीफ सुनकर उसका दिल पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। हालांकि उसे लगा कि सिगरेट अच्छी है, लेकिन अमीर लोगों ने इसे पहले कभी नहीं खेला था और उसे ये भी डर था कि वह मुर्गियां चुराकर पैसे खो देगा। हालांकि अब ऐसा लगता है कि सोन शाओ बहुत संतुष्ट लग रहा था, इसलिए उसे राहत मिली। गार्ड मुस्कुराया और फिर कहा, चूंकि यंग मास्टर सोंग को ये पसंद है, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं ये सब आप पर छोड़ता हूँ, यंग मास्टर सोंग। फिर उसने अपनी जेब में सिगरेट का पैकेट निकाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने सिगरेट को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया है, बिना किसी नुकसान के, और बाहरी आवरण बरकरार है। यह देखा जा सकता है कि उसके कुछ गुप्त उद्देश्य भी हैं। ये कहा जा सकता है कि इन लोगों को खुश करने के लिए उसने कड़ी मेहनत भी की और कड़ी मेहनत की। सोंग शाओ हंसा और वह विनम्र नहीं था और कहा, इस मामले में मैं विनम्र नहीं रहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं इसे बिना किसी कीमत के नहीं ले सकता। फिर उसने पीछे खड़े लोगों को आंख मारी। तुरंत आदमी ने अपनी जेब से एक कागज का लिफाफा निकाला जिसमें कुछ पैसे होने चाहिए थे, लेकिन सतह की मोटाई को देखते हुए ये कम से कम 2 युआन था। ये यंग मास्टर सोंग वास्तव में असाधारण है। इस पैसे को देखकर दरबान की आंखें चमक उठी। उसने एक तरफ इन लोगों को खुश करने के लिए इतना कुछ किया है और दूसरी तरफ वह बस कुछ पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। भगवान ऐसा करे वैसा करे, आखिरकार इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। हालांकि जाहिर है कि वह इसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था, अन्यथा ये बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने टालते हुए कहा, सोंग शाओ क्या कर रहा है? जब तक सोंग शाओ को ये पसंद है, बस इसे ले लो। सोंग शाओ मुस्कुराया और उसने अपने दिल में ये भी समझा कि आप उसे दरबान जैसे व्यक्ति को आंख मूंद कर खुश नहीं करने दे सकते। आपको उसे थोड़ा एहसान करना होगा ताकि वो पूरे दिल से आपके लिए काम कर सके। अन्यथा अगर उसे आपसे कुछ मिलता है, अगर कोई लाभ नहीं है, तो वह काम करने की प्रेरणा खो देगा। पैसा सबसे अच्छा तरीका है। दरअसल ये पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये गार्ड के लिए अलग है। आखिरकार उसका वेतन विशेष रूप से अधिक नहीं है, इसलिए उसे खुश करने के लिए इस पैसे का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। ये फिट बैठता है। आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे ले लो और भविष्य में मुझे कुछ अच्छी सिगरेट लाकर दो, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यंग मास्टर सोंग ने जारी रखा। गार्ड एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं आज्ञाकारी होने के बजाय सम्मानजनक होना पसंद करूंगा। अगर भविष्य में कोई अच्छी सिगरेट होगी तो मैं उन्हें जल्द से जल्द यंग मास्टर सोंग के लिए जरूर लाऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। उसे कंधे पर थपथपाते हुए वह यंग मास्टर सोंग चला गया। गार्ड ने सिर हिलाया और यंग मास्टर सोंग को बाहर भेजने के लिए झुक गया। बाहर जाने के बाद यंग मास्टर सोंग ने दरवाजे पर किन शियाओबाओ और अन्य लोगों को देखा। गार्ड ने किन शियाओबाओ और अन्य लोगों को दरवाजे पर देखा और तुरंत आगे बढ़कर कहा, तुम लोग जल्दी से रास्ते से हट जाओ, तुम्हें ये रास्ता रोके हुए नहीं मिला। किन शियाओबाओ मन ही मन मुस्कुराया, दरवाजे पर सड़क इतनी बड़ी है, वह यहाँ क्यों खड़ा है रास्ता रोके हुए? ऐसा लगता है कि गार्ड अपने दिल की बात बहुत दिखाना चाहता है। लेकिन जब दरबान ने ऐसा किया तो उस यंग मास्टर सोंग ने उसे नहीं रोका। संभवतः उसे भी श्रेष्ठता की भावना का आनंद मिला। उसने बस मुस्कुराते हुए किन शियाओबाओ के तीनों को देखा और जब उसने सन वान को देखा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ये कहना होगा कि सन वान को एक सुंदरी माना जाता है, बड़े स्तन और उभरे हुए नितंब, मानक हॉटनेस, और उसके शरीर पर कपड़े विशेष रूप से तंग नहीं है और उसकी पतली जांघें भी उजागर हैं, जो सोंग शाओ को आवेगपूर्ण महसूस कराती है। उन तीनों, क्या तुमने उन्हें देखा है? सोंग शाओ ने अचानक गार्ड से पूछा। गार्ड को आश्चर्य हुआ और उसने उससे कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि यह कहां से आया है। मुझे लगता है कि मैंने देखा कि यह इमारत समृद्ध है, इसलिए मैं इसे देखना चाहता हूं। मुझे वास्तव में लगता है कि आप यहां कहीं भी आ सकते हैं। सोंग शाओ ने अपना हाथ लहराया और गार्ड को नीचे जाने का संकेत दिया। हालांकि गार्ड को नहीं पता था कि सोंग शाओ क्या करना चाहता था, वह आज्ञाकारी रूप से नीचे चला गया। कभी भी एक अमीर आदमी के विचारों का अनुमान लगाने के बारे में मत सोचो, इसलिए वह अभी भी बहुत आज्ञाकारी है। गार्ड के नीचे जाने के बाद यंग मास्टर सोंग आगे बढ़ा और सन वान से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये स्थिति देखकर किन शियाओबाओ भौहें सिकुड़ने से नहीं बच सका। इस यंग मास्टर सोंग ने सन वान से पहली बार पूछा जब वह आया था। उसकी आंखों में अश्लीलता को छिपाना मुश्किल था और वह बता सकता था कि यह आदमी अपने पैर की उंगलियों से क्या सोच रहा था। ऐसा लगता है कि अमीर लोग वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। सन वान भी इस दृश्य से जूझ रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि सोंग शाओ उसके सामने क्या सोच रहा था। उसके चेहरे पर घृणा के भाव के साथ उसने किन शियाओबाओ को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह कैसे काम कर सकता है? सोंग शाओ को इससे कब पीड़ित होना पड़ा? उसके लिए ऐसी कुछ महिलाएं नहीं हैं जो इससे पीड़ित हैं। हालांकि वह उस तरह का व्यक्ति है जो उसकी आज्ञा मानना पसंद करता है।
उसके सामने की महिला, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है, फिर भी वह खुद के साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है। तुम क्या कर रहे हो? यंग मास्टर सॉन्ग तुमसे कुछ पूछ रहा है। इस समय दरबान फिर से प्रकट हुआ। बेशक वह समझ गया कि यंग मास्टर सॉन्ग क्या सोच रहा था। यह पता चला कि उसे इस महिला से प्यार हो गया था, लेकिन यह महिला वास्तव में अच्छे और बुरे से अनभिज्ञ थी। इस बार उसे खेलने की जरूरत है। जैसा कि उसने कहा, वह सन वान को कुछ स्वभाव देने जा रहा था, लेकिन वह भूल गया कि सन वान के बगल में किन शियाओबाओ थी। जिस क्षण उसने अपना हाथ सुन वान की ओर बढ़ाया, किन शियाओबाओ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, माफ कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? किन शियाओबाओ पहले बहुत थके हुए थे, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद वह काफी बेहतर हैं और उनकी ताकत में काफी सुधार आया है। इसलिए वर्तमान ताकत स्वाभाविक रूप से इस गार्ड की तुलना में नहीं है। किन शियाओबाओ का हाथ लोहे की क्लिप की तरह था, जो डोर गार्ड का हाथ पकड़े हुए था। डोर गार्ड के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पतले दिखने वाले आदमी में इतनी ताकत होगी, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लेकिन सोंग शाओ के सामने वह इस तरह कैसे पीछे हट सकता था? स्वाभाविक रूप से उसे गोली खानी पड़ी, इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और किन शियाओबाओ के सिर पर मारा। लेकिन किन शियाओबाओ कौन है, उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ पर बल लगाया, हड्डियों के कुचलने के दर्द ने गार्ड को अपनी मुट्ठी हिलाना बंद कर दिया। इस समय वही ये भी बता सकता था कि किन शियाओबाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। गार्ड के थोड़े विकृत हाथ को देखते हुए सोंग शाओ ने किन शियाओबाओ से कहा, आप जानते हैं, ये वह भाई है जिसने मेरा पीछा किया और आप उसे पीटने के लिए जिम्मेदार होंगे। ओह, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? किन शियाओबाओ ने वापस पूछा। कुछ लोग वास्तव में सोचते हैं कि वे बिना कोई रंग दिखाए मास्टर हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है। ये बहुत आसान है, अपने बगल की महिला को सौंप दो। उस औरत को सौंप दो, चलो पहले की बात भूल जाते हैं। सोंग शाओ इस समय भी सुन वान को नहीं भूल पा रहा है। हालांकि उसने कई औरतों के साथ खेला है, लेकिन बहुत ज्यादा औरतें नहीं हैं, खासकर सुन वान जैसी हॉट औरत। वह और भी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। हे, किन शियाओबाओ मुस्कुराया। वह इस समय भी औरतों के बारे में सोच रहा था। उसके जैसे लोग हैं जो इस दुनिया में सिर्फ अपने निचले शरीर से सोचना जानते हैं, वरना इतनी सारी चीजें क्यों होती? तुम किस बात पर हंस रहे हो? सोंग शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके हिसाब से वे तीनों सिर्फ कुछ अज्ञानी नागरिक हैं। जहां तक किन शियाओबाओ की बात है, उसके पास बस थोड़ी ज्यादा ताकत है और डरने की कोई बात नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो उसके पीछे अभी भी 2 अंगरक्षक हैं। साधारण अंगरक्षक नहीं, उन दोनों पर आदमी है, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है। किन शियाओबाओ ने उसे अनदेखा किया, अपना पास निकाला और गार्ड से कहा, हम यहाँ के निवासी हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। पास देखकर सोंग शाओ थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन शियाओबाओ के पास अभी भी पास है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जगह का पास यूं ही नहीं मिल सकता। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इस जगह पर रहने के लिए मैं पर्दे के पीछे की एक छोटी सी तरकीब से गुजरना चाहता हूँ। आखिरकार ये जगह अपेक्षाकृत समृद्ध है और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा ही काफी है। पास दिखाने के बाद किन शियाओबाओ चुप रहा, मोटे आदमी को धक्का दिया, सुन वान को इशारा किया और अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। रुको बेटा, जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है वह मुझे कोई स्पष्टीकरण दिए बिना जाना चाहता है। सोंग शाओ अभी भी पीछे से चिल्ला रहा था। किन शियाओबाओ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अचानक किन शियाओबाओ के सामने खड़े 2 अंगरक्षक हिले, लेकिन उन्होंने मुक्का नहीं मारा, उन्होंने बस अपने हाथ अपनी जेबों में डाल लिए। इसके बाद किन शियाओबाओ ने देखा कि दोनों ने एक एक पिस्तौल निकाली। यह पिस्तौल अपेक्षाकृत छोटी है और यह जेब में बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। किन शियाओबाओ अपनी जगह पर रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपने साथ बंदूक लेकर चलेंगे, इसलिए यह मामला परेशानी भरा होगा। यह देखकर कि किन शियाओबाओ अब और नहीं हिले, यंग मास्टर सोंग ने सोचा कि किन शियाओबाओ उनसे डर गए हैं, इसलिए उन्होंने जोर से कहा, अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। किन शियाओबाओ ने पलटकर यंग मास्टर सोंग से कहा, आप इतने राजसी हैं, क्या आपको नहीं पता कि बिना अनुमति के बंदूक लेकर चलना गैरकानूनी है? हाँ, कानून तोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने शरीर पर एक स्नेच के साथ सड़क पर ठीक रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? यंग मास्टर सोंग ने घमंड से हंसा। उसे इस तरह देखकर वह बहुत खुश लग रहा था। किन शियाओबाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि यह आदमी कौन था। उसने इतना घमंडी होने की हिम्मत की। क्या यह हो सकता है कि वह एक गैंगस्टर था? आपको बता दूं, पुलिस स्टेशन का प्रमुख मेरा पिता है। यदि आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको किसी भी समय गोली मार सकता हूं। सोंग शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसने किन शियाओबाओ को ऐसे देखा जैसे वह स्वादिष्ट भोजन की प्लेट देख रहा हो। नहीं, इसे सन वान को देखना कहा जाना चाहिए। भले ही उसके पास हो, तो क्या हुआ? पुलिस स्टेशन के प्रमुख के बेटे के रूप में उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा और उसने कभी किन शियाओबाओ को नहीं देखा, इसलिए वह बहुत राहत महसूस करता है। मुझे लगता है कि इस आदमी के परिवार में कुछ पैसे हैं। मैंने ये पास चैनल के माध्यम से खरीदा क्योंकि उसे पता चला कि इस पास पर एक शब्द किराया है। चूंकि उसने इसे नहीं खरीदा, इसका मतलब है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। वह शायद अमीरों के जीवन का अनुभव करने के लिए यहाँ आया था। कई लोग अब ऐसे ही हैं और यह उनके लिए भी एक अनुभव है, इसलिए सोंग शाओ स्वाभाविक रूप से ऐसा सोचता है। इसके अलावा उसके दिल में उसे इस महिला के साथ सोना चाहिए और उसे बाकी की परवाह नहीं है। वैसे भी कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, भले ही वह पुलिस स्टेशन में प्रवेश करे। तो क्या आप जानते हैं, कानून कुछ भी नहीं है जो गरीब है। अमीरों के लिए सभी समस्याओं को रिश्तों के माध्यम से हल किया जा सकता है। आप जानते हैं, पुलिस प्रमुख उसका पिता है, इससे ज्यादा कठिन रिश्ता क्या हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं। यह पता चला है कि आपके पास एक पिता का समर्थन है। किन शियाओबाओ ने सूंघ लिया। इस तरह की स्थिति के लिए उसके पास बस थोड़ी पारिवारिक शक्ति है, इसलिए वह बस वही करना चाहता है जो वह चाहता है।
क्यों आप बहुत परेशान हैं? आप अभी भी यहाँ दिखावा कर रहे हैं। क्या आपको संदेह है कि ये 2 बंदूकें नकली हैं? सोंग शाओ ने कहा और धीरे धीरे किन शियाओबाओ की ओर चला गया। किन शियाओबाओ के रवैये ने उसे बना दिया मैं बहुत परेशान हूँ कि इस समय किन शियाओबाओ के पास अभी भी यहाँ उसका मजाक उड़ाने का समय है। किन शियाओबाओ ने सोंग शाओ को धीरे धीरे आते देखा और अवचेतन रूप से अपने हाथों से सन वान और फैटी की रक्षा की, विशेष रूप से सन वान की। ये स्पष्ट था कि यह आदमी सन वान के लिए आ रहा था। किन शियाओबाओ की हरकतों को देखकर यंग मास्टर सोंग ने उन 2 बंदूकधारी आंखों को देखा और उन्हें इशारा किया। सोंग शाओ की अनुमति से उन दोनों ने एक ही समय में किन शियाओबाओ के माथे पर बंदूक रख दी। इस समय दर्शक चुप थे और आने जाने वाला हर कोई यहाँ देख रहा था। वे सभी सोंग शाओ को जानते थे और इतने सालों से दबंग थे, लेकिन किन शियाओबाओ अभी भी बहुत अजीब लग रहे थे। उनके दृष्टिकोण से जिसके पास आंखें नहीं थी उसने शाओ सोंग को नाराज कर दिया। वे आमतौर पर एक ही इलाके में रहते हैं, इसलिए वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं और वे ये भी समझते हैं कि सोंग शाओ एक अनुचित व्यक्ति है, इसलिए वे शायद ही कभी उससे संपर्क करते हैं। वैसे किसने किसी को बताया कि उसके पिता पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे? इसके अलावा उनके बीच का रिश्ता इतना सरल नहीं है। मैंने सुना है कि उनके कुछ गैंगस्टर मालिकों के साथ संबंध है। बेशक ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगर किसी पुलिस स्टेशन का प्रमुख कहता है कि वह गैंगस्टर से संबंधित है तो वह इसे सतह पर सही नहीं ठहरा पाएगा, इसलिए वह अधिक संयमित है। हालांकि इसके अलावा यह कहा जाता है कि यह मेयर से भी संबंधित है। बेशक कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर यह ठीक है। श्री सोंग इतने लंबे समय से दबंग रहे हैं और उन्होंने किसी को भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए आते नहीं देखा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी की परवाह नहीं की। भले ही वह पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गया हो तो क्या हुआ? उसके लिए पुलिस स्टेशन उसके घर जैसा था। और क्या कहना है? हालांकि ये कौन सा बच्चा है और वह बहुत साहसी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई सोंग शाओ पर खुलेआम चिल्लाने की? आप जानते हैं यह एक सार्वजनिक स्थान है, ऐसा करना उसे सम्मान न देने के बराबर है। क्या वह आपको इतनी आसानी से जाने दे सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि अब बंदूकें भी बाहर हैं। आप जानते हैं कोई भी यह संदेह करने की हिम्मत नहीं करता कि यह बंदूक नकली है और लोग पुलिस स्टेशन के आसपास घूमते समय उनमें से कुछ को ला सकते हैं। जो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत करता है फिर वह ऐसा नहीं करना चाहता। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मूल रूप से उसे हर चीज से संतुष्ट करते हैं। क्योंकि उसके पिता बुरे हैं और उनका एक बेटा है, इसलिए कहा जा सकता है कि वह इस सोंग शाओ को बहुत महत्व देता है। भले ही वह जानता था कि उसका बेटा बाहर क्या कर रहा है, उसने बहुत अधिक आलोचना नहीं की। यह कहा जा सकता है कि वह वास्तव में अपने हाथ की हथेली में फूल रखता है। हालांकि यह इस वजह से था कि सोंग शाओ बहुत आगे निकल गया। 1 महीने पहले उसने किसी और की बेटी को सार्वजनिक रूप से लूट लिया। यदि यह एक साधारण परिवार की बेटी होती तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे आसानी से सुलझा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से लड़की का पिता यानचिंग में एक बड़ा परिवार है। इस घटना के कारण कई लोग सदमे में थे। इसे सुलझाना सबसे अच्छा था। यही वह समय था जब उसके पिता ने उसे बहुत दूर न जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने उसके लिए यहाँ शांत रहने के लिए एक घर की व्यवस्था की ताकि बाहर जाकर कुछ भी अति न हो। इस मामले के लिए वह खुद लंबे समय से उदास है। क्या ये सिर्फ एक महिला नहीं है? यह उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे इतनी बड़ी बात होने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। नहीं, अब जब उसने सुन वान को देखा तो उसने मन ही मन सोचा, ये तो एक साधारण परिवार की लड़की है, इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने दिल में ये सोचते हुए वह धीरे धीरे सुन वान के पास पहुंचा। उसके मन में पहले से ही सुन वान के बिस्तर पर तड़पने की कल्पना होने लगी थी। ये सोचते हुए वह अपने चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। सोंग शाओ की मुस्कान को देखकर किन शियाओबाओ को अपने दिल में घृणा महसूस हुई, लेकिन अपने सिर के बगल में थूथन को महसूस करते हुए उसने अब जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर भी वह अभी भी इस व्यक्ति को अपनी मर्जी से सुन वान को छूने नहीं देगा। वह अब मौके का इंतजार कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो। वह अपनी मर्जी से गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसमें केवल प्रतिक्रिया का समय लगता है, और जब समय आएगा सोंग शाओ उससे बहुत दूर होगा और उसके पास इस सोंग फेंग को वश में करने का आत्मविश्वास होगा। उस समय ये सोंग शाओ उसके हाथों में है और अन्य 2 लोग जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, लेकिन ये समय पर निर्भर करता है और कार्रवाई तेज होनी चाहिए। यदि पहली बार विफल होता है तो ये केवल उसके लिए नहीं होगा जो खतरनाक है। सन वान और फैटी भाग नहीं सकते, यह उस समय बहुत अच्छा नहीं है। यंग मास्टर सोंग, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। जैसे ही किन शियाओबाओ कोई कदम उठाने वाला था, अचानक यंग मास्टर सोंग के पीछे से एक आवाज आई। वह भी सूट और चमड़े के जूते पहने एक युवक था, दिखने में सुंदर, कद में पतला, कुल मिलाकर एक सुंदर लड़का। लेकिन सोंग शाओ ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली और कहा, सोंग डोंग, तुम यहाँ क्यों हो? सोंग डोंग सोंग एंटरप्राइज का दूसरा बेटा। सोंग एंटरप्राइज बहुत शक्तिशाली है, यानचिंग सिर्फ एक शाखा है और सोंग एंटरप्राइज का ये दूसरा बेटा सिर्फ माहौल को महसूस करने के लिए यहाँ है। ये कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी के बीच उन्हें सबसे अच्छे पात्रों में से एक माना जा सकता है। यहाँ तक कि सोंग शाओ भी उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि उनके पिता भी, क्योंकि उनकी कंपनी वास्तव में बहुत मजबूत है। बात करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अप्रत्याशित रूप से वह अचानक इस समय प्रकट हुआ। यह स्पष्ट रूप से खुद को चोट पहुंचाने के लिए एक अच्छी बात नहीं है। आप आ सकते हैं, क्या मैं नहीं आ सकता? लेकिन आपके पास वास्तव में लंबी याददाश्त नहीं है। क्या आप पिछली बार का सबक भूल गए हैं और आप यहाँ अत्याचारी होने की हिम्मत करते हैं? आप वास्तव में सोचते हैं कि आप कानून विहीन हैं, है ना? सोंग डोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हम्फ, आप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह मामला आपका कोई काम नहीं है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप न करें। ऐसी परिस्थितियों में सोंग शाओ कायरता कैसे स्वीकार कर सकता है? अगर उसने सार्वजनिक रूप से कायरता स्वीकार की तो भविष्य में वह कैसे खिलवाड़ कर सकता है? इसलिए भले ही वह सोंग डोंग था, वह इसे जाने नहीं दे सकता था। उसे यह मामला खत्म करना था। वह अपना चेहरा बचाना चाहता था।
इसलिए चाहे कुछ भी हो वह ऐसा चेहरा बचाने वाला काम नहीं करेगा। सोंग डोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह, मुझे वास्तव में आपके पिता के लिए खेद है। आपके पास ऐसा बेटा क्यों है? मुझे लगता है कि भविष्य में आपके पिता आपके द्वारा बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। मुझे डोंग शाओ कहना मेरे अपने व्यवसाय में दखल देना है। बकवास करना बंद करो, अब हमें देखना होगा कि क्या तुम में इसका ख्याल रखने की क्षमता है। सोंग शाओ ने व्यंग्य किया, उसके हाथ में 2 बंदूकें हैं, यह कोई मजाक नहीं है। अगर उसे धक्का दिया जाता है, भले ही वह सोंग डोंग हो, तो उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हे, ये सिर्फ उन 2 टूटी हुई बंदूकों पर निर्भर नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से ताली बजाई और फिर काले रंग के 5 लोग दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बंदूक थी और बंदूक के ग्रेड से देखते हुए यह स्पष्ट रूप से सोंग शाओ के हाथों में बंदूक की तुलना में बहुत अधिक ग्रेड का था। जब सोंग शाओ ने यह स्थिति देखी तो वह तुरंत समझ गया कि यह सोंग डोंग उसके साथ मेल खाता है और ऐसा लग रहा था कि वह उसे जाने नहीं देगा। अपने दांत पीसते हुए यंग मास्टर सोंग ने सन वान को देखा, फिर सोंग डोंग को देखा और कहा, लानत है, तुम निर्दयी हो, रुको। चलो, उसे हार माननी पड़ी। हालांकि इस सोंग डोंग की व्यवहार शैली बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो समान है, वह है निर्दयी। सोंग की कंपनी एक पल में नंबर 1 कंपनी बन गई और कई कंपनियां एक पल में सोंग की कंपनी के अधीन हो गईं। यह अभी भी कहना है कि सोंग डोंग के तरीके सीधे और निर्णायक है। बेशक इस व्यक्ति में कुछ क्षमता है, अन्यथा ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा। सोंग शाओ को जाते हुए देखने के बाद किन शियाओबाओ आखिरकार थोड़ा आराम कर सकते हैं। आखिरकार सिर पर बंदूक रखे जाने का एहसास अभी भी बहुत असहज है। हालांकि आज इस एहसास के साथ अगर कोई मौका है तो किन शियाओबाओ को इस सोंग शाओ को 100 बार और 1000 बार वापस लौटना चाहिए। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसे धमकाना आसान है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए उनके सिस्टम ने उन्हें लंबे समय से कोई काम नहीं दिया है। क्या बात है, अगर कोई काम नहीं है तो किन शियाओबाओ की प्रगति अभी भी बहुत छोटी है। प्रगति की बात करते हुए किन शियाओबाओ को अचानक याद आया कि उनके पास अभी भी लॉटरी निकालने का मौका है और अपने लिए कुछ विशेष कौशल निकालना सबसे अच्छा था। धीरे धीरे किन शियाओबाओ को भी लगा कि उनकी क्षमता थोड़ी कमजोर है। जब कोई उनके सिर पर बंदूक तानता है तो उनके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होती है। उससे निपटना बहुत आसान था जब तक एक बंदूक ही काफी थी। अगर वास्तव में ऐसा है तो क्या आपके पास वास्तव में तोड़ने की क्षमता है? वर्तमान में वह अकेला और कमजोर है, इसलिए उसे किसी बल से जुड़ना होगा, अन्यथा उसे नहीं पता होगा कि वह किसी दिन कैसे मरेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह खुद को छोड़ देगा तो उसके आसपास के लोगों का क्या होगा। उसने उनसे स्पष्ट रूप से वादा किया है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना है। वे हर समय उसका अनुसरण नहीं कर सकते। अगर वह खुद को छोड़ देता है तो उनकी रक्षा कौन करेगा? इस समय किन शियाओबाओ को अपनी खुद की शक्ति पाने की इच्छा होने लगी। एक व्यक्ति की शक्ति हमेशा सीमित होती है और इसे भय के स्तर तक भेजना असंभव है। किन शियाओबिंदु की तरह उन्हें विश्वास नहीं है कि वह गोलियों से डरना बंद कर देंगे। गोली, जाहिर है यह जरूरी नहीं है कि सच हो, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से जो अभ्यास किया था वह कुंग-फू नहीं था, बल्कि एक प्रणाली थी। कुंग-फू की बात करें तो उन्होंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया। अब तक उन्होंने बस कुछ पिछले लड़ाई कौशल उधार लिए हैं। लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना। जैसे लियू जी से मैं पहले मिला था, लियू जी के हाथों में वह अकेले लड़कर लियू जी को नहीं हरा सकता, क्योंकि अन्य लोगों के पास न केवल ताकत है बल्कि कौशल भी है जो स्पष्ट रूप से अभ्यास किया जाता है। लेकिन किन शियाओबिंदो जानता है कि कैसे लड़ना है, इसलिए उसने कमजोरी को पकड़ लिया और लियू जी को एक झटके में हरा दिया। उस समय किन शियाओबाओ पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हो सकता है कि किन शियाओबाओ भविष्य में खाली हाथ गोलियां पकड़ सके, लेकिन ये भविष्य की बात होगी। आखिरकार वह सिस्टम का मालिक है और वह नहीं जानता कि सिस्टम में क्या होगा, लेकिन वह जानता है कि यह अनंत संभावनाओं वाली दुनिया है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किन शियाओबाओ ने आसमान में उड़ने और जमीन से भागने के बारे में नहीं सोचा है। वह यह भी समझता है कि उसने जो कौशल सीखे हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से लॉटरी सिस्टम पर निर्भर है। चाहे वह खजाना मूल्यांकन तकनीक हो या चिकित्सा देवताओं की पुस्तक, वे सभी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में सोचने पर एक और समय था जब उसने लॉटरी सिस्टम का उपयोग नहीं किया था। ऐसा लगता है कि मुझे इसे स्वयं उपयोग करने का अवसर मिला और अभी भी एक विशेषता बिंदु है जिसे मैंने नहीं जोड़ा है। ये किन शियाओबाओ द्वारा इसे गारंटी के रूप में रखना है, ठीक वैसे ही जैसे पहले चिकित्सा देवताओं की पुस्तक सीखना था। ये जानते हुए कि यह कैसा दिखता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, इसलिए नुकसान लाभ से अधिक है। साथ ही किन शियाओबाओ को पता था कि अगली बार जब उसे किताबें मिलेंगी तो उसे अधिक सावधान रहना होगा। उसे खुद से सीखने से पहले कुछ विशेषता अंक जोड़ने चाहिए। वो फिर से उस दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था। बेशक ये सब बाद में कहने वाली बातें हैं, लेकिन किन शियाओबाओ की शक्ति बनाने की इच्छा सच है। वह वास्तव में अब ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, खासकर जब आज उसे 2 बार सिर पर रखा गया। यह मेरे लिए एक खतरनाक संकेत है और मैं इस तरह से नहीं चल सकता। वर्तमान में वापस सोचें। किन शियाओबाओ ने सोंग डोंग को देखा जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे अंदर आया और फिर वह भी चला गया। उसने सोंग डोंग से कहा, धन्यवाद। किन शियाओबाओ को समझ में नहीं आया कि सोंग डोंग नामक इस व्यक्ति ने उसे क्यों बचाया। भले ही उसे उस सोंग शाओ से परेशानी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसका उससे कोई रिश्ता है। इसलिए सोंग शाओ को इस तरह से अपमानित करना वास्तव में अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने 5 बेहतरीन बंदूकें भी निकाली। आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर पुलिस स्टेशन को छोड़कर अन्य लोगों को बंदूकें रखने की अनुमति नहीं है, बस अनावश्यक चीजों को रोकने के लिए और निजी तौर पर बंदूकें रखने की अनुमति है। लेकिन जो लोग कानून तोड़ते हैं, गंभीर लोग, यहां तक कि सरकार में भी परेशानी पैदा करते हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि पुलिस स्टेशन ने ऐसा कहा, फिर भी कई लोग बंदूकें रखते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर निजी तौर पर है। पुलिस स्टेशन और सरकार भी आंखें मूंद लेती हैं, क्योंकि वे खुद जानते हैं कि इसे प्रबंधित करना असंभव है।
आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीजों को बहुत कसकर नहीं रखा जा सकता है, अन्यथा दुर्घटनाएं होंगी। पुलिस स्टेशन और शहर की सरकार दोनों इस सच्चाई को समझते हैं। इसलिए यदि आप निजी तौर पर बंदूक रखते हैं तो ये ठीक है अगर कोई इसे नहीं पाता है। मैं इसे जानबूझकर जांचने के लिए नहीं कहूंगा। हालांकि अगर आप इसे दिखाने की हिम्मत करते हैं तो यह अलग बात है। यह पुलिस स्टेशन और शहर की सरकार की महिमा के लिए एक स्पष्ट उकसावा है। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो इस सोन डोंग ने किन शियाओबाओ और अन्य लोगों की मदद करने के लिए एक बंदूक निकाली, जिससे किन शियाओबाओ थोड़ा हैरान हो गया। वह सोन शाओ अभी भी पुलिस स्टेशन के प्रमुख का बेटा है। अगर सोन डोंग ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वह बंदूक लेकर चल रहा था तो वह उसे दंडित कर सकता था। लेकिन सोन डोंग की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ है। उसने किन शियाओबाओ से कहा, कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत दिनों से परेशान हूं। सोन डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मिस्टर सोन पुलिस स्टेशन के प्रमुख के बेटे हैं। अगर आप इस तरह खुलेआम बंदूक का इस्तेमाल करते हैं तो वह शायद आपको बहुत सारा पैसा देगा। किन शियाओबाओ फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और पूछा। किन शियाओबाओ की बातें सुनकर सोन डोंग ने अपने हाथ हिलाए और कहा, कोई बात नहीं, ये बंदूक मुझे उसके पिता ने दी है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। ये सुनकर किन शियाओबाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस सोन डोंग की उत्पत्ति क्या है? उसने वास्तव में पुलिस स्टेशन के प्रमुख से उसे व्यक्तिगत रूप से बंदूक देने के लिए कहा। आप जानते हैं, यहां तक कि पुलिस स्टेशन के प्रमुख को भी अपनी मर्जी से बंदूक चलाने की अनुमति नहीं है। उसे अपने वरिष्ठों को समझाने की जरूरत है। बेशक यह इस बात से इनकार नहीं करता है कि इसमें कुछ छाया है और यह संभव नहीं हो सकता है। हालांकि किसी भी मामले में पुलिस स्टेशन के प्रमुख को उसे बंदूक देने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सोन डोंग की पृष्ठभूमि असाधारण है और वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यवसाय नहीं है। वैसे भी मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मेरा नाम किन शियाओबाओ है और मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर मदद करूंगा। किन शियाओबाओ ने सोन डोंग से कहा। उसने जो कहा वह गलत नहीं था, उसने सोन डोंग का एहसान माना। अगर सोन डोंग आज आगे नहीं आता तो मामला इतनी आसानी से हल नहीं होता। किन शियाओबाओ के पिछले तरीके से भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह सफल होगा। अभी भी एक बड़ा जोखिम है। बेशक अगर सोन डोंग नहीं दिखा तो उसे अभी भी यह जोखिम उठाना होगा। वह उस यंग मास्टर सोन को अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा, खासकर जब से यह आदमी अभी भी सन वान पर हमला करना चाहता था, क्योंकि उसने उसका ख्याल रखने का वादा किया था। वह तो उसका अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है, अन्यथा ये ख्याल रखने लायक नहीं है। सोन डोंग मुस्कुराया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नाम सोन डोंग है, बस इसे दोस्त बनाने की तरह समझो। मेरा कहना है कि लोगों के बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी है। बस इस सोन डोंग को कहें तो ये देखा जा सकता है कि उसके पीछे की शक्ति काफी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। अब किन शियाओवियो एक सामान्य दोस्त की तरह दिखता है। हालांकि किन शियाओवियो वास्तव में अपने दिल में समझता है कि ऐसा व्यक्ति जितना अधिक होता है उसका दिल उतना ही गहरा होता है, दूसरों के लिए अनुमान लगाना उतना ही कठिन होता है, और ऐसा व्यक्ति जितना अधिक सोचता है, इसलिए किन शियाओवियो अभी भी निश्चित नहीं है ये सोन डोंग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ गहराई से दोस्ती की जा सकती है। लेकिन एक बात सच है, वह यह है कि इस सोन डोंग ने वास्तव में उनकी मदद की। यह एक व्यक्तिगत एहसान है। सोन डोंग से थोड़ी देर बात करने के बाद किन शियाओबाओ ने और कुछ नहीं कहा। यह पता चला कि सोन डोंग भी यही रहता था। ऐसा लगता है कि यह जगह अभी भी असामान्य है। बेशक सोन डोंग की पहचान अभी भी किन शियाओबाओ से अलग है। स्वाभाविक रूप से वह जिस जगह पर रहता है वह उसी स्तर पर नहीं है, उसका स्थान वास्तव में एक विला जैसा है। सोन डोंग को अलविदा कहने के बाद किन शियाओबाओ भी उनके किराए के कमरे में आए और दरवाजा खोला। यकीनन सजावट बहुत शानदार थी। ये कहना होगा कि महिलाओं के हाथ पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक कुशल होते हैं। जल्द ही उन्होंने घर की सफाई कर दी, लेकिन जब सुन वान सामान पैक कर रही थी तो वह अचानक गिर गई। लेकिन सौभाग्य से किन शियाओबाओ उसके ठीक बगल में था, एक पल में उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। इस समय सुन वान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा दर्द था। किन शियाओबाओ को अचानक एहसास हुआ कि यह सन वान का पेट दर्द होना चाहिए, और ये लड़की भी हाँ बस ना कहना ठीक है, और मैं अभी भी यहाँ हूँ। मोटे पहले करो। ये कहने के बाद किन शियाओबाओ ने सन वान को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर कि सन वान अचानक नीचे गिर गया, मोटा आदमी भी समझ गया कि कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। लेकिन किन शियाओबाओ के समझाने के बाद उसने परेशान नहीं किया, लेकिन पहले साफ किया। हालांकि उसके पैर अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन व्हीलचेयर अभी भी संभव है, इसलिए पैक करना काफी साफ है। कमरे में प्रवेश करने और धीरे से सन वान को बिस्तर पर लिटाने के बाद किन शियाओबाओ ने गुस्से से कहा, अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कुछ क्यों नहीं कहते। मैं ठीक हूँ, सन वान ने जोर देकर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी उसे धोखा दे रही थी। उसका दर्द पहले से ही उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। किन शियाओबाओ ने आह भरते हुए कहा, यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मेरे लिए आपका इलाज करना वास्तव में मुश्किल हो जाएगा। आप अपने बारे में सोचना नहीं जानते, लेकिन अपने भाई के बारे में भी सोचते हैं। अगली बार अगर आपको दर्द महसूस होता है तो मुझे सीधे बताएं। किन शियाओबाओ ने एक शब्द कहा, यह कोई मजाक नहीं है। अगर सन वान हर बार दर्द होने पर पीछे हटती है तो इलाज के लिए सबसे अच्छा समय निकल जाएगा, और उस समय ये वास्तव में मुश्किल होगा। इसलिए उसे आपको ये सन वान को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और उसे ऐसा करने के परिणामों को समझने देना चाहिए। उसकी वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है और किसी भी देरी के लिए कोई जगह नहीं है, अन्यथा एक जीवित देवता भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। उस समय किन शियाओबाओ ने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ होगा। यह देखकर कि किन शियाओबाओ गंभीर है, वह भी समझती है कि उसके लिए ऐसा करना गलत है। हाँ, यह सही है, उसे अभी भी अपने भाई के बारे में सोचना है। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, अगली बार मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा।
किन शियाओबाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, मैं आपके दर्द को कम करने के लिए पहले आपका थोड़ा इलाज करूंगा, लेकिन एक शर्त है जिसके लिए अभी भी आपकी सहमति की आवश्यकता है। वह क्या है? सन वान ने संदेह से पूछा। इस समय किन शियाओबाओ थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि यह अनुरोध करना वास्तव में कठिन था, लेकिन कोई और तरीका नहीं था। केवल इस तरह से वह क्यूई को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। अपना कोट उतारो। ऐसा कहने के बाद किन शियाओबाओ का चेहरा लाल हो गया। सुन वान की तो बात ही छोड़िए, पहले का पीलापन लाल रंग के निशानों से बदल गया। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो मैं अपनी आंखें ढक सकता हूँ, किन शियाओबाओ ने कहा। लेकिन अपनी आंखें ढकना अधिक परेशानी भरा हो सकता है क्योंकि अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो यह अनिवार्य रूप से स्थिति के नियंत्रण को प्रभावित करेगा। यह सुनने के बाद सुन वान ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। भले ही उसने ये कहा, फिर भी एक अजीब माहौल उभर आया जो किसी के लिए भी शर्मनाक होगा। किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया। अगर सुन वान तैयार हो जाए तो यह बेहतर होगा और यह उसके लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि सन वान के कपड़े उतारने की प्रक्रिया के दौरान किन शियाओबाओ ने फिर भी अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। फिर से पीछे देखते हुए मुझे कहना होगा कि सन वान का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। इस समय सन वान गुलाबी अंडरवियर पहने हुए उसके सामने आया। सच कहूं तो अगर इस स्थिति में कोई पुरुष होता तो यह असंभव होता। ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से नकली है, लेकिन किन शियाओबाओ अभी भी प्राथमिक और द्वितीय के बीच अंतर कर सकता है। सन वान ने अपने हाथों से अपने ऊपरी शरीर को गले लगाया। यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के सामने ऐसा किया। वह निश्चित रूप से बहुत शर्मिंदा महसूस करेगी। लेट जाओ, यह उन चीजों को देखने का समय नहीं है जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी तकनीक का उपयोग करके किन शियाओबाओ सन वान के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। निश्चित रूप से पेट में कैंसर कोशिकाएं फैलने लगी थी। इस स्थिति को देखकर किन शियाओबाओ समझ गया कि अगर बहुत देर हो गई तो वास्तव में सन वान को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वह खुद से नहीं मिली होती तो सन वान के पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने होते। उस समय कुछ भी नहीं बचाया जा सकता था जब तक कि वह उसे न दे। पूरे शरीर की सभी कोशिकाएं बदल गई हैं, जो शरीर को बदलने से अलग है, लेकिन इस तरह की स्थिति असंभव है। अपने हाथ नीचे रखो, किन शियाओबाओ ने कहा, क्योंकि सन वान ने उसके शरीर को इस तरह से गले लगाया था, उसके लिए हिलना डुलना वाकई मुश्किल था। सुन वान ने किन शियाओबाओ के शब्दों को सुनने के बाद वह एक पल के लिए झिझकी और फिर अपना हाथ नीचे रख दिया। किन शियाओबाओ ने धीरे से अपना हाथ सन वान के शरीर पर रखा। यह कहना होगा कि यह वास्तव में नर्म है, जो मोटे आदमी के मांस से अलग है। बेशक किन शियाओबाओ इस समय इसके बारे में नहीं सोच सकते। वे सन वान के शरीर में क्यूई को नियंत्रित करते हैं और धीरे धीरे पेट के चारों ओर तैरना शुरू करते हैं। इस समय उनके पास औषधीय सामग्री तैयार करने का समय नहीं है, इसलिए वे केवल सन वान को पहले कोशिका प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। क्यूई मूल रूप से मानव शरीर को विनियमित कर सकता है क्योंकि मनुष्य क्यूई द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें कैंसर कोशिकाएं भी शामिल हैं, जिन्हें शरीर में क्यूई पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। यदि कोई क्यूई नहीं है तो कोई भी कोशिका फिर से विकसित नहीं हो सकती है। कोशिकाओं के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यूई भी उनमें से एक है। किन शियाओबाओ को अब जो करना है वह कैंसर कोशिकाओं में क्यूई को पूरी तरह से सील करना है, ताकि कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोका जा सके और साथ ही कैंसर कोशिकाओं को मुरझाकर मरना पड़े, ठीक उसी तरह जैसे फूल अपना पोषण खो देते हैं। लेकिन ये पहला कारण है। कैंसर को इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा दुनिया में इतने सारे कैंसर रोगी नहीं होंगे। यहाँ तक कि किन शियाओबाओ को भी पैसा खर्च करने की जरूरत है, बहुत समय और बहुत सारा पैसा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा अपरिहार्य है, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा की अभी भी जरूरत है। किन शियाओबाओ ने कुछ देर सोचा, इसमें 3 महीने लगने चाहिए और उसे ठीक होने में कई महीने लगेंगे। साथ ही किन शियाओबाओ को यह भी समझ में आ गया कि उसके मौजूदा पैसे का लगभग आधा हिस्सा सन वान पर खर्च किया जाएगा ताकि वह उसका अच्छा इलाज कर सके। हालांकि यह अभी भी किन शियाओबाओ का अनुमान है और विवरण अभी भी वास्तविक स्थिति से निर्धारित होने की आवश्यकता है, जैसे कि सन वान की अपनी स्थिति। ये कहना मुश्किल है। अगर सन वान की शारीरिक फिटनेस ठीक हो जाती है तो वह जल्द ही ठीक हो सकती है और इस प्रक्रिया के दौरान अभी भी कुछ विवरणों से निपटना बाकी है जिसका असर होगा। किन शियाओबाओ ने धीरे से सन वान को सहलाया। बेशक यह एक दुलार की तरह लग रहा था और यह थोड़ा अश्लील था, लेकिन किन शियाओबाओ सन वान के शरीर में ऊर्जा जुटा रहा था। इसके बाद उसने महसूस किया कि दर्द कम और कम हो गया है और उसका पूरा शरीर अधिक से अधिक आरामदायक हो गया है, लेकिन बस वह अधिक से अधिक शर्मिंदा हो गई और किन शियाओबाओ को देखने की हिम्मत नहीं हुई। पहला आदमी जिसने उसके शरीर को छुआ। किन शियाओबाओ ने सन वान को देखा और धीरे से अपने हाथ हटा लिए। अब वह केवल इतना ही कर सकता है। बाद में उसे अभी भी औषधीय पदार्थों की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए वह पूरी तरह से किन शियाओबाओ पर निर्भर नहीं हो सकता। आखिरकार हालांकि क्यूई बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक भूमिका भी निभा सकता है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन क्यूई की मात्रा सीमित है। यदि आप बहुत अधिक क्यूई का उपयोग करते हैं तो ये कुछ बुरे प्रभाव पैदा कर सकता है। उस समय ये बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए किन शियाओबाओ फिलहाल इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। चलो समय आने पर इसके बारे में बात करते हैं और पहले औषधीय सामग्री प्राप्त करते हैं ताकि जब वह आसपास न हो, जब सन वान दर्द में हो, तो इसका भी समाधान हो सके। क्या यह बेहतर है? किन शियाओबाओ ने पूछा। हाँ, सन वान ने हल्के से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि किन शियाओबाओ अब उसे देख रहा था या नहीं। उसने शर्मिंदगी के डर से उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस तरह की बात किसी के लिए भी बहुत शर्मनाक होगी। हाँ, वह अब अपने ऊपरी शरीर पर अंडरवियर पहन रही है और दुर्भाग्य से मैं इसे अंडरवियर कहता हूँ और थोड़ा सा प्रलोभन है। कोई रास्ता नहीं है, उसके पास कोई अन्य कपड़े नहीं है और यह सिर्फ फिट बैठता है, जिससे वह और भी शर्मिंदा हो गई। किन शियाओबाओ को भी समझ में आ गया था कि इस समय ये बहुत शर्मनाक था, इसलिए उसने खांसते हुए कहा, ठीक है, अपने कपड़े पहन लो। किन शियाओबाओ की बातें सुनकर सुन वान उठ बैठी और उसने पाया कि किन शियाओबाओ उसकी पीठ की ओर मुंह करके खड़ी थी।
जब उसने महसूस किया कि किन शियाओबाओ का हाथ उससे दूर जा रहा है, तब भी उसे अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई, क्योंकि जब किन शियाओबाओ का हाथ उसके शरीर पर था तो वह वास्तव में सहज थी। उसने पहले कभी उस तरह का एहसास महसूस नहीं किया था। उसके शरीर का दर्द एक पल में गायब हो गया। उसके दिल में यह भावना थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है। ये सोचकर वह किन शियाओबाओ को थोड़ा धन्यवाद देने से खुद को रोक नहीं पाए। तार्किक रूप से कहें तो उनका कोई रिश्ता नहीं था। वे पहली बार उस घोटाले के कारण मिले थे जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। लेकिन अब उसने खुद को एक गर्मजोशी भरा घर दे दिया। तुम्हें पता है, पहले वह और उसका भाई अक्सर सड़क पर सोते थे, लेकिन अब वे गर्म बिस्तर पर सो सकते हैं, और यह सब इस व्यक्ति, इस अजनबी की वजह से है। उसे नहीं पता था कि किन शियाओबाओ ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। क्या यह उसकी शुरुआत में कही गई बातों की वजह से है? उसे उम्मीद थी कि वे लोगों को धोखा देना बंद कर देंगे। शुरुआत में उसे भी इस पर शक था। वह जानती थी कि वह बहुत अच्छी दिखती है और सोचती थी कि किन शियाओबाओ उसे धोखा देना चाहता है, लेकिन बचने की चाहत ने उसे यकीन करने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे इन सब बातों के बाद उसे समझ में आया कि यह आदमी ईमानदारी से है। वह वास्तव में खुद की मदद करना चाहता था और वह पूरे दिल से खुद की मदद करना चाहता था। अभी की स्थिति में भी उसने अभी भी खुद के साथ कुछ नहीं किया। ये सब ऐसा ही था। वह उस पर कैसे शक कर सकती थी? शियाओबाओ, शुक्रिया, सुन वान ने कहा। किन शियाओबाओ ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे ये वादा किया था, मैं इसे पूरा करूंगा। याद रखना, ठीक होने के बाद दूसरों को धोखा देने के लिए काम मत करना। सन वान ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, या शायद वह अपने दिल में पूछना चाहती थी। उसने किन शियाओबाओ से कहा, अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाती है तो क्या हम दोस्त हैं? किन शियाओबाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि सन वान ने अचानक ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह सन वान की आंखों में प्रत्याशा देख सकता था। किन शियाओबाओ फिर से मुस्कुराया और फिर कहा, बेशक, हम अभी नहीं हैं, भविष्य में हम होंगे। किन शियाओबाओ ने पहले ही देख लिया है कि सन वान एक बुरी इंसान नहीं है। यह उस माहौल की वजह से हो सकता है जिसमें वह बड़ी हुई है, जो झोया के व्यक्तित्व के समान है। किन शियाओबाओ का जवाब सुनकर सन वान बहुत खुश हुई। वह अपने दिल की गहराइयों से खुश थी। कम से कम उनका रिश्ता डॉक्टर और मरीज जैसा नहीं है। मैंने तुम्हें ठीक कर दिया और हमारा कोई संपर्क नहीं है। वे अभी भी दोस्त हैं और वे अभी भी साथ रहते हैं। अवसर, मुझे नहीं पता कि कब सुन वान को वास्तव में किन शियाओबाओ पर एक तरह की निर्भरता होने लगी। उसे इस तरह की निर्भरता कभी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी उसे पहले किन शियाओबाओ पर निर्भर महसूस नहीं करा सकता था, जब तक कि किन शियाओबाओ प्रकट नहीं हुआ। इसलिए सुन वान बहुत खुश थी। इस भावना को संजोए हुए वह भविष्य में इस भावना को महसूस नहीं करना चाहती। सुन वान के साथ फिर से बातचीत करने के बाद किन शियाओबाओ ने सुन वान को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। दर्द के कारण उसे लंबे समय से अच्छी नींद नहीं आई थी और वह अपने दिल में सो जाना भी चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में डरी हुई थी। डरती थी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक सपना था, एक सपना जो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। जागने के बाद वह अभी भी ठंडे फर्श पर थी, दूसरों को धोखा देने का जीवन जी रही थी। अब उसे उस तरह के जीवन से नफरत होने लगी और वह एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी। इस तरह वह किन शियाओबाओ के सामने अपना सिर भी उठा सकती है। अब उसे संघर्ष में एक नया विश्वास है। वह पहले अपने भाई के लिए जीती थी, लेकिन अब वह अपने लिए जीती है और उसने अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया है। अंत में किन शियाओबाओ के समझाने पर भी सुन वान धीरे धीरे सो गई। किन शियाओबाओ जानती थी कि सुन वान थक गई होगी। इतने लंबे समय तक बीमारी से परेशान रहने के बाद उसे अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। उसने सुन वान के सिर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं को धीरे से दबाया। वह अधिक गहरी नींद सोती है, जिससे उसकी रिकवरी भी तेज होगी और रात की अच्छी नींद बहुत उपयोगी होती है। धीरे धीरे किन शियाओबाओ कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोला। किन शियाओबाओ ने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे के बाहर सुन रहा था। मोटे आदमी को एक तरफ रखते हुए किन शियाओबाओ ने दरवाजा बंद कर दिया और मोटे आदमी से कहा, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ पैक हो गया है। भाई बाव, तुम बहुत कुशल हो। इसमें केवल बहुत प्रयास लगता है और यह हो जाता है। मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान सोन की तरह ही दुर्लभ थी। किन शियाओबाओ ने उसे एक खाली नजर से देखा और फिर कहा, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं अभी उसका इलाज कर रहा था। उसे पेट का कैंसर है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। मैंने अभी उसका इलाज किया है। अब वह सो रही है। ध्यान दें। किन शियाओबाओ को अभी भी मोटे आदमी को स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत है, अन्यथा वह इस आदमी के बारे में चिंतित है। मोटा आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सन वान गंभीर रूप से बीमार है। पहले तो उसे लगा कि यह वही महिला है जिसे किन शियाओबाओ खोजने निकला था। क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? मोटा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने किन शियाओबाओ की ताकत पहले भी देखी थी, लेकिन जब कैंसर की बात आई तो यह वाकई परेशानी भरा था। कैंसर को घातक ट्यूमर भी कहा जाता है और इसका विपरीत सौम्य ट्यूमर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं के सामान्य विनियमन के नुकसान और अत्यधिक प्रसार के कारण होती है। अत्यधिक प्रसार करने वाली कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है। कैंसर कोशिकाएं अक्सर आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती हैं और यहां तक कि संचार प्रणाली और या लसिका प्रणाली कैंसर मेटास्टेसिस के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भी स्थानांतरित हो जाती है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और रोग की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि कैंसर कोशिकाएं कहां स्थित हैं, वे कितनी घातक हैं और क्या वे मेटास्टेसाइज हुई हैं। एक बार निदान होने के बाद इसे अक्सर सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के संयोजन से इलाज किया जाता है। यदि कैंसर का इलाज नहीं किया जाता है तो आमतौर पर अंतिम परिणाम मृत्यु होगी। सभी उम्र के लोगों को कैंसर होने की संभावना है। चूंकि डीएनए क्षति उम्र के साथ जमा होगी, इसलिए उम्र के साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। कैंसर दुनिया भर के देशों में मौत के प्रमुख कारणों में से एक बन गया है। वर्तमान में दुनिया के बहुत शीर्ष चिकित्सा वैज्ञानिकों का एक समूह अभी भी कैंसर के खिलाफ असहाय है, क्योंकि यह वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन किन शियाओबाओ ने वास्तव में इसका इलाज करने के लिए कहा था। किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया। वह फैटी को समझ सकता है।
जो कोई भी यह बात बताएगा वह शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार ये थोड़ा बेतुका है। अगर आपको कैंसर का इलाज नहीं पता है तो आप सोच सकते हैं कि किन शियाओबाओ एक पागल है, ये केवल एक मजाक है। अगर इसका इलाज इतना आसान है तो क्या यह अभी भी दुनिया में लोगों के लिए इस तरह के सिरदर्द का कारण बनेगा? इसलिए भले ही मोटा आदमी हमेशा किन शियाओबाओ पर बहुत विश्वास करता रहा हो, फिर भी वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मोटे आदमी के सवाल का सामना करते हुए किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में इलाज में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बस अधिक परेशानी भरा है। इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अब जबकि किन शियाओबाओ ने ऐसा कहा है, हालांकि मोटा आदमी अभी भी थोड़ा उलझन में है, फिर भी वह किन शियाओबाओ के शब्दों पर विश्वास करना चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी में अधिक से अधिक चमत्कार है। किन शियाओबाओ ने बाहर देखा और फिर मोटे आदमी से कहा, आमतौर पर आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई विशेष स्थिति है तो मुझे तुरंत बताएं। आप जानते हैं, कोई और परेशानी न करे। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है, और जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो आप दोनों को एक सहारा माना जा सकता है। किन शियाओबाओ के शब्दों को सुनकर मोटे आदमी ने कहा, रुको भाई बाओ, आपने भाभी बाओ को यहाँ छोड़ दिया। किन शियाओबाओ ने उसे एक खाली नजर से देखा और फिर कहा, क्यों? कोई रास्ता नहीं, यहाँ घर इतना बड़ा है और आपके पैर और पैर अब बहुत सुविधाजनक नहीं है। ये सही है, इसलिए आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हालांकि मोटा आदमी असहाय है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। किन शियाओबाओ ने पहले ही कह दिया है, वह इसका खंडन कैसे कर सकता है? ये कहने के लिए नहीं कि यह उसे कभी कभी परेशान करता है, लेकिन वह बस यही सोचता है कि यह वैसे भी उसके भाई बाओ का व्यक्ति है और वह एक ही कमरे में होने के कारण इसके बारे में बात करना उसके भाई बाओ को असहज महसूस कराएगा। लेकिन जाहिर है भाई बाओ को परवाह नहीं थी, यह उस पर भरोसा है, इसलिए वह और क्या कह सकता है। इसलिए मोटे आदमी ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, भाई बाओ चिंता मत करो, मैं अपनी भाभी की अच्छी देखभाल करूंगा। मोटे आदमी से बात करना कभी भी एक ही चैनल पर नहीं होता। किन ने कुछ और समझाया और फिर यहां से चला गया। वह कुछ नहीं कर सकता। जाने से पहले उसने मोटे आदमी को कुछ पैसे भी दिए। जहां तक रात के खाने की बात है, उन्हें इसे खुद ही हल करना चाहिए, इसलिए किन शियाओबाओ को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वह सुन वेई को देखने के लिए अस्पताल जा रहा है। यह बच्चा वास्तव में ईमानदार है, लेकिन किन शियाओबाओ अभी भी उसकी थोड़ी प्रशंसा करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब किन शियाओबाओ खतरे में था तो वह इस तरह आगे बढ़ सकता था। हालांकि किन शियाओबाओ ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि वह अपनी बहन को बचा सकता है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बहन को नहीं बचाया जाना चाहिए। हालांकि ये सुन वेई के किन शियाओबाओ पर भरोसे को भी दर्शाता है, अन्यथा वह केवल एक अविश्वसनीय शब्द के साथ अपने जीवन को कैसे बता सकता है, जिसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर सुन वेई स्थित है वो पुलिस स्टेशन से संबद्ध एक अस्पताल है। आपदा में घायल कई रोगियों को यहाँ भेजा जाएगा। यहाँ की कीमत भी बाहर की तुलना में सस्ती है, जिसे पीड़ितों के लिए थोड़ी सुरक्षा के रूप में माना जा सकता है। ये स्थान बहुत दूर नहीं है और किन शियाओबाओ जल्द ही कार से पहुंच जाएगा। पूछने के बाद किन शियाओबाओ को उस कमरे के बारे में पता चला जहां सुन वेई था। जल्द ही किन शियाओबाओ ने सुन वेई को ढूंढ लिया। इस समय सुन वेई बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो किन शियाओबाओ ने पाया कि वह सोया नहीं था। उसकी आंखें छत की ओर देख रही थी और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, यहाँ तक कि किन शियाओबाओ भी अंदर चला गया। प्रतिक्रिया, लड़के तुम क्या सोच रहे हो? किन शियाओबाओ ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि सुन वेई अब ठीक हो जाना चाहिए। उसके द्वारा इलाज किए जाने के बाद ये केवल एक त्वचा संबंधी चोट थी। किन शियाओबाओ की आवाज सुनकर सुन वेई की आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपना सिर घुमाया और किन शियाओबाओ को देखा। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न भाव था और वह तैयार हो गया, लेकिन वह जल्द ही किन शियाओबाओ द्वारा आश्वस्त हो गया। हालांकि उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वह बहुत अधिक हरकतें नहीं करता या घाव खुल सकता है और यह उस समय बहुत अच्छा नहीं होगा। सुन वेई ने जल्दी से कहा, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन अब कैसी है? सन वेई की शक्ल देखकर लगता है कि दोनों भाई बहन वाकई एक जैसे हैं और एक दूसरे के बारे में तुरंत ही चिंतित हो जाते हैं। सन वेटा का हाथ धीरे से उसके शरीर से हटाते हुए किन शियाओबाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन अब ठीक है, मैं शांत हो गया हूं और जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं इसे बाद में तुम्हारी बहन के घर भेज दूंगा। किन शियाओबाओ ने जो कहा उसे सुनकर सन वेई ने आखिरकार राहत की सांस ली और फिर कहा, भाई किन, क्या तुम ठीक हो? किन शियाओबाओ उससे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा ही कहा। किन शियाओबाओ मुस्कुराए, ये बच्चा पहले से ही ऐसा है, अभी भी दूसरों की परवाह करता है। इसलिए किन शियाओबाओ ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या यह अभी भी दर्द कर रहा है? सन वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह दर्द नहीं करता है भाई किन, जब तुमने इसे मेरे लिए छुआ था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब यह लगभग ठीक हो गया है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। तुमने ये कैसे किया भाई किन? सुन वेई बहुत उत्सुक था। उसे लगा कि यह तो कमाल की बात है, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि चाकू गहरा नहीं था, लेकिन इससे उसे चोट तो लगी, लेकिन इलाज के बाद कुछ नहीं हुआ। किन शियाओबियो ने सिर हिलाया, यह भी उसकी अपेक्षा में था, ठीक उसके हाथ पर घाव की तरह। इस समय उसमें से खून नहीं बह रहा था और यह पहले से ही जख्मी था। रास्ते में पहले सुनवान ने भी खुद से पूछा, इस तरह की चोट दूसरों की नजर में बहुत रही होगी, लेकिन किन शियाओबियो के विचार में यह बहुत सरल है। वह घाव को तेजी से ठीक कर सकता है, लेकिन वह गलत नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना जरूरी है। हर चीज की एक सीमा होती है, इसे हर समय नहीं तोड़ा जा सकता। ये किन शियाओबियो की शैली है, तो ये कुछ नहीं है। किन शियाओबियो इसे हल करने के लिए अपने शरीर में क्यूई का उपयोग करेगा। आखिरकार एक प्रशिक्षित शरीर के बिना किन शियाओबियो के शरीर में क्यूई बहुत मजबूत नहीं है और यह आम लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक है। ये होना चाहिए, ये सिस्टम की वजह से है। इसलिए जब किन शियाओबाओ ने उन्हें पहले ठीक करने में मदद की तो उसने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, लेकिन जितना संभव हो उतना कम हिलता डुलता रहा।
इस तरह शरीर को चोट नहीं पहुंचेगी। अन्यथा किन शियाओबाओं में एक पल में सभी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, लेकिन अगर वह वास्तव में ऐसा करता है तो शरीर को थोड़ा चोट पहुंचेगी, लेकिन ये कुछ अपरिवर्तनीय स्थितियों का कारण बनेगी। यह अच्छा नहीं है, इसलिए किन शियाओबाओ हर बार अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा। किन शियाओबाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आंतरिक कौशल है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? सन वेई ने सिर हिलाया। उसने अभी तक हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह अपनी बहन को इतनी मेहनत नहीं करवाना चाहता था, इसलिए अपनी बहन की आपत्ति के बावजूद उसने सीधे स्कूल छोड़ दिया, इसलिए अब तक वह भी काम नहीं पा सकता है। आप जानते हैं, ऐसे शहर में यदि आपके पास कुछ शैक्षणिक आवश्यकताएं नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक डिग्री एक टिकट की तरह है। टिकट के साथ आप योग्य हैं और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। हालांकि यदि आपके पास केवल प्रतिभा है तो मुझे बहुत खेद है, क्योंकि आप दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पास दरवाजे में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं है, इसलिए आप अपनी प्रतिभा किसे दिखा सकते हैं? उस स्थिति में प्रतिभाशाली होने का क्या मतलब है? इसलिए सुन वेई हमेशा अपनी बहन के पीछे पीछे चलता रहा है। वह आत्मनिर्भर होना चाहता है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल पाती। वह कुली का काम करने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं है। ये ठीक इसी वजह से है कि वह भी एक हुनर सीखना चाहता है शरीर में, ताकि वह भविष्य में अपनी बहन को कुछ बोझ उठाने में मदद कर सके और यह उसकी बहन को उसके बारे में इतनी चिंता करने से भी बचा सके। किन शियाओबाओ ने सुन वेई को देखा। वह जानता था कि सुन वेई अब क्या सोच रहा था। सिर हिलाया और फिर कहा, इसे सीखने में लंबा समय लग सकता है, मैं तुम्हें एक और चीज सिखा सकता हूँ। क्या? सुन वेई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह वास्तव में उत्सुक था। एक्यूपंक्चर, किन शियाओबाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन का एक संयोजन है। एक्यूपंक्चर में रोगी के शरीर में कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं के अनुसार फिलीफॉर्म सुई डालना और रोगों के इलाज के लिए घुमाव और उठाने जैसी एक्यूपंक्चर तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। मोक्सीबस्टन में कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं के अनुसार त्वचा को जलते हुए मोक्सा से धुआं देना और रोगों के इलाज के लिए थर्मल उत्तेजना का उपयोग करना शामिल है। एक्यूपंक्चर पारंपरिक चीनी चिकित्सा के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसकी सामग्री में एक्यूपंक्चर सिद्धांत, एक्यूपंक्चर बिंदु, एक्यूपंक्चर तकनीक और संबंधित उपकरण शामिल हैं। गठन, अनुप्रयोग और विकास की प्रक्रिया में इसमें महान राष्ट्रीयता की विशिष्ट सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विशेषताएं हैं और वैज्ञानिक परंपरा की विरासत। एक्यूपंक्चर रोगों के उपचार की एक अनूठी चीनी पद्धति है। ये बाहर से अंदर का उपचार करने की एक उपचार पद्धति है। मेरिडियन और एक्यूपॉइंट के कार्यों के माध्यम से साथ ही साथ कुछ जोड़ तोड़ के आवेदन से पूरे शरीर के रोगों का इलाज किया जाता है। चिकित्सकीय रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के निदान और उपचार विधियों के अनुसार एटिलजी का निदान किया जाता है। रोग की कुंजी की पहचान की जाती है, रोग की प्रकृति की पहचान की जाती है, घाव किस मेरिडियन और विसरा से संबंधित है और यह किस प्रकार का है, ठंड और गर्मी, कमी और अधिकता आदि। निदान, फिर उपचार के लिए संबंधित एक्यूपंक्चर बिंदु नुस्खे को पूरा करें। मेरिडियन को खोलना, क्यूई और रक्त को विनियमित करना, यिन और यांग को एक सापेक्ष संतुलन में वापस लाना और विसरा के कार्यों को सामंजस्य में लाना ताकि रोगों को रोकने और ठीक करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन थेरेपी मातृभूमि की चिकित्सा विरासत का एक हिस्सा है और यह मेरे देश में एक अनूठी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति भी है। हजारों लोगों के लिए पिछले कई वर्षों से इसने स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्र की समृद्धि में असाधारण योगदान दिया है। अभी भी यह इस कार्य को कर रहा है और लोगों का इस पर भरोसा है। एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन की उत्पत्ति चीन में हुई और इसका एक लंबा इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन की उत्पत्ति 3 सम्राटों और 5 सम्राटों के काल में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि फूशी ने एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन का आविष्कार किया था। प्राचीन दस्तावेजों शान है जिंग और नेई जिंग के अनुसार कार्बुनकल को छेदने वाले पत्थर के डंठल और यूजी के रिकॉर्ड हैं। 7 साल की बीमारी, 3 साल के मोक्सा की तलाश करें और फिर हमारे देश में हाल के वर्षों के अनुसार विभिन्न स्थानों से खुदाई किए गए ऐतिहासिक अवशेषों के अनुसार एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन थेरेपी की उत्पत्ति पाषाण युग में हुई थी। उस समय जब लोगों को कुछ बीमारियां या असुविधाएं होती थीं, तो वे अनजाने में दर्दनाक और असुविधाजनक हिस्सों को नुकीले पत्थर के औजारों से मालिश करते, थपथपाते या दबाते थे ताकि मूल लक्षणों को कम किया जा सके या गायब किया जा सके। तब से प्राचीन ज्ञान और सामाजिक उत्पादकता के निरंतर विकास के साथ सुइयां धीरे धीरे कांस्य सुइयों, लोहे की सुइयों, सोने की सुइयों, चांदी की सुइयों और अब तक स्टेनलेस स्टील की सुइयों में विकसित हुई हैं। किंवदंती के अनुसार चीनी सभ्यता के पूर्वज फुक्सी पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन के आविष्कारक थे। फुक्सी ने न केवल गपशप चित्रित की, रस्सियों को जाल में बदल दिया और लोगों को खेतों में शिकार करना सिखाया, बल्कि सैकड़ों दवाओं को चखकर 9 सुइयां बनाई। पूर्वी हान राजवंश के हुआंग फूमी द्वारा सम्राट शताब्दी में दर्ज और घास को चखकर ब्यानस्टोन बनाया। दक्षिणी सांग राजवंश में लुओमी द्वारा 9 सुइयां में दर्ज। रोड हिस्ट्री, बियानस्टोन है जो चीनी राष्ट्र का सबसे पुराना एक्यूपंक्चर है। मोक्सीबस्टन की उत्पत्ति मोक्सीबस्टन की खोज और उपयोग से निकटता से संबंधित है। जब शरीर में कुछ असुविधा होती है तो इसे बेकिंग द्वारा राहत दी जा सकती है और फिर विभिन्न शाखाओं को मोक्सीबस्टन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और मोक्सीबस्टन धीरे धीरे विकसित होता है। एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन का चीन में बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन अब जब पश्चिमी चिकित्सा प्रचलित है तो एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन का कौशल धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। इसलिए एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन सीखने वाले कम और कम लोग हैं। सबसे पहले एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन सीखने के लिए आपको मानव शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बहुत परिचित होना चाहिए और आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप प्रारंभिक प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के वर्तमान संस्थानों में भी ये पाठ्यक्रम है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन में न केवल एक्यूपंक्चर बिंदुओं को याद रखने की आवश्यकता होती है, एक बिंदु जो खतरनाक है। मानव शरीर में सैकड़ों एक्यूपॉइंट हैं, उनमें से एक गलत होना चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। हालांकि एक्यूपंक्चर के अपने फायदे भी हैं, यानी समय कम है, लेकिन इसका प्रभाव शीघ्र होता है। यही कारण है कि अतीत में एक्यूपंक्चर लोकप्रिय था।
हालांकि अब एक्यूपंक्चर लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जो लोग एक्यूपंक्चर जानते हैं वे अभी भी बहुत लोकप्रिय है। ये गेट रिच देखें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हेलो दोस्तों, नॉवेल सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप नॉवेल एक्सप्लेन को ज्वाइन करें, पूरा नॉवेल सुनने के लिए हमारा टेलीग्राम प्रीमियम ज्वाइन करें। हमारा ऑडियो बुक प्रीमियम 85 रुपये मेंबरशिप 1 महीने का है। 3 महीने की मेंबरशिप 230 की है और नॉवेल एक्सप्लेन फ्री है। पब्लिक ग्रुप नॉवेल एक्सप्लेन और जुड़े। हम हर सप्ताह 2 उपन्यास अपलोड करते हैं और सदस्यों की मांग पर भी उपन्यास अपलोड करते हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? किन शियाओबाओ ने पूछा। इस पहलू को सीखना हमेशा उबाऊ होगा। अगर उसे सीखने के लिए कहा जाता है तो वह खुद तैयार नहीं होता। वह ऐसा क्यों करेगा? इसका कारण सिस्टम है, अन्यथा वह इस पहलू को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहता। सच कहूं तो सीखना है या नहीं ये सब सुनवेई के हाथ में है। अगर खजाने का मूल्यांकन करने का कोई और कौशल है तो ऐसा नहीं है कि किन शियाओबाओ इसे नहीं सिखाते हैं। इसे सिखाना वास्तव में आसान नहीं है। इसकी तुलना में चिकित्सा अपेक्षाकृत सरल है और किन शियाओबाओ के मार्गदर्शन के साथ मुझे विश्वास है कि इसे जल्द ही महारत हासिल हो जाएगी। सुनवेई ने संकोच नहीं किया। किन शियाओबाओ के सवाल को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। किन शियाओबाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि सिस्टम ने उन्हें कुछ ज्ञान बताने का फैसला किया था, इसलिए किन शियाओबाओ को भी लगता है कि इस तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि कहावत है, अकेले मौज मस्ती करना बेहतर है। ले किन शियाओबाओ अभी भी अपना कुछ योगदान देने को तैयार है। ठीक है, जब तुम अस्पताल से छुट्टी पाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है वह है अच्छे से आराम करना। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के घर भेज दूंगा। तब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई होगा। किन शियाओबाओ ने फिर कहा कि वह जानता है कि सुनवेई अभी भी अपने दिल में अपनी बहन की परवाह करता है। आखिरकार वे दोनों हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। सुनवेई ने सिर हिलाया और फिर कहा, धन्यवाद भाई किन, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा आदमी। किन शियाओबाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूं? क्या आपको डर है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं? सुनवेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और कहा, भाई किन, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं अपनी बहन के साथ धोखा करता था और उनके पास कभी भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं था जो मुझे पैसे देता। चूंकि तुम मुझे पैसे देते हो, इसलिए मैं जानता था कि जब मैं छोटा था तब तुम एक अच्छे इंसान थे और मैं उस समय तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं गलती से अपनी बहन को चोट पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं बहुत उलझ गया था। अंत में मैंने देखा कि मेरी बहन सफल नहीं हुई और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। खुश। सुनवेई की व्याख्या सुनकर किन शियाओबाओ मुस्कुराए। ये बच्चा वास्तव में एक सरल बच्चा है। उसे वास्तव में उस समाज में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें उसे इतनी जल्दी कदम नहीं रखना चाहिए। यह उसके लिए बहुत क्रूर है। किन शियाओबाओ को फिर से कुछ याद आया और फिर कहा, वैसे तुमने मुझे पहले क्यों बचाया? सुनवेई ने अपना सिर रगड़ा और फिर कहा, उस समय मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ सोचा था तुम मर नहीं सकते, तुम एक अच्छे इंसान हो और अगर तुम मर गए तो कोई भी मेरी बहन की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। जब समय आएगा मेरी बहन भी मुझे छोड़ देगी। इसलिए मुझे पता है मुझे तुम्हें बचाना चाहिए। मैं हमेशा समझता हूं कि इन सभी वर्षों में यह इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी बहन को नीचे खींच लिया है और उसे इतना कष्ट दिया है। कभी कभी मैं वास्तव में छोड़ना चाहता हूं ताकि मेरी बहन बेहतर हो, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं अपनी बहन की देखभाल करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक आदमी हूं। जब यह अंत में आया तो सुनवेई की गंभीरता आंसुओं से भर गई। किन शियाओबाओ ने अपने दिल में आह भरी। इन दोनों भाई बहनों का जीवन बहुत कठिन था। सुनवेई को देखते हुए किन शियाओबाओ ने कहा, एक आदमी आंसू नहीं बहाएगा। जैसे कि वह समझ गया कि किन शियाओबाओ का क्या मतलब था, सुनवेई ने अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, मैं समझता हूं भाई किन, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से अध्ययन करूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। किन शियाओबाओ ने सिर हिलाया। सुनवेई आसान नहीं है। वे वास्तव में इतना कुछ सहने के बाद बहुत थक गए हैं और सुनवेई के साथ बातचीत करने के बाद वह शायद उन्हें समझ गया है। यह पता चला कि जब सुनवेई बहुत छोटा था तो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि यह एक दुर्घटना के कारण था और उसकी बहन ने उसे नहीं बताया कि यह क्या था। हालांकि हम जो जान सकते हैं वो ये है कि उस दुर्घटना में उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए तब से उनके पिता बदल गए हैं और आखिरकार उन्हें छोड़ दिया और उनकी बहन इसे सहन नहीं कर सकी और अंत में छोटे से मैं उसे बाहर ले गया जब मैं छोटा था और अंत में यहाँ अनाथालय द्वारा ले जाया गया। जब मैं बड़ा हुआ तो वे चले गए। उन्होंने एक भटकने वाला जीवन शुरू किया। वे मूल रूप से इस शहर से नहीं थे और वे धीरे धीरे यहाँ आ गए। अब वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। बाद में उसे पता चला कि उसकी बहन बीमार है, लेकिन उसकी बहन ने उसे यह नहीं बताया कि उसे किस तरह की बीमारी है। एक बार जब तक उसे दुर्घटना से पता नहीं चल गया, उस समय वो खुद से बहुत नफरत करता था। अगर यह खुद के लिए नहीं होता तो न ही उसकी बहन। जब वे छोटे थे तब उनका जीवन बहुत कठिन था। दयालु लोगों की मदद से वह स्कूल जाने में सक्षम था, लेकिन उसकी बहन नहीं गई। उसके लिए उसकी बहन ने उसे शुभकामनाएं दी। अंत में उसकी बहन ऐसी हो गई, बीमार होने पर उसने खुद को बहुत दोषी ठहराया। इसलिए जब किन शियाओबाओ ने कहा कि वह अपनी बहन को ठीक कर सकता है तो वह अपनी बहन से ज्यादा उत्साहित था। जब तक किन शियाओबाओ उसकी बहन को ठीक कर सकता है वह सब कुछ करने को तैयार था। किन शियाओबाओ ने आह भरी। उनके साथ तुलना में उसे भाग्यशाली माना जाना चाहिए। कम से कम उसके पास एक घर और भरोसा करने की जगह है। चाहे वह कहीं भी जाए उसके पास वापस जाने के लिए एक जगह है। हालांकि चूंकि वह उनसे सहमत हो गया है, किन शियाओबाओ निश्चित रूप से उनके लिए जिम्मेदार होगा और किन शियाओबाओ निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। सुनवेई से निपटने के बाद किन शियाओबाओ अस्पताल से चले गए। देर हो रही है और मुझे वापस जाना चाहिए। इस दिन कई चीजें हुई, हालांकि उसे नहीं पता था कि ऐसा करके वह भविष्य में अपने लिए क्या लेकर आएगा।
वह एक जीवित बोधिसत्व नहीं है और वह सड़क पर बेघर हर व्यक्ति को बचाने नहीं जाता है, लेकिन किसी कारण से भाई बहन की इस जोड़ी के बारे में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो उसे आकर्षित करता है। शायद यह उनके जीवन के अनुभव के कारण है। संक्षेप में किन शियाओबाओ को वापस जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। टैक्सी लेने के बाद किन शियाओबाओ वापस जाने के लिए तैयार है। अब जब सब कुछ हो गया है तो अब कुछ भी करने को नहीं है। संक्षेप में ये दादी झोइया की बीमारी के अलावा और कुछ नहीं था, साथ ही सन 1 और फैटी की समस्याएं भी थी। हालांकि अगर उसके पास समय होता तो उसे अभी भी अस्पताल जाने की जरूरत थी, जहां अभी भी उसका अपना एक मोहरा था। एक और चीज है जिस पर उसे विचार करने की जरूरत है और वह है उसकी अपनी शक्ति का मुद्दा। वर्तमान में वह कमजोर और खतरनाक है, इसलिए अब उसे अपनी खुद की शक्ति होने की भी बहुत उम्मीद है। वह अन्य गिरोहों में शामिल हो गया, लेकिन अब किन शियाओबाओ दूसरों के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है। उसके पास अभी भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसने हमेशा मास्टर झाई के मामले को दिल से लिया है और इसे हल करना होगा। यानचेन के 3 राजाओं में से एक के रूप में लॉर्ड डी के पास बहुत शक्ति है। अपने ही क्षेत्र में उसके अपने लोग मारे गए। अगर यह बात सामने आई तो लॉर्ड डी के पास अपना चेहरा रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। किन शियाओबाओ ने जो किया है, मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही पता चल जाएगा। उस समय वह जिसका सामना कर रहा है वह अब एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ा गिरोह है। इसलिए किन शियाओबाओ भी अब सत्ता के लिए उत्सुक है ताकि उसके पास पर्याप्त पूंजी हो सके। केवल इस तरह से वह दृढ़ रह सकता है और कुछ चीजों के सामने निष्क्रिय अवस्था में नहीं रह सकता है। कार में बैठे मोबाइल फोन पर समाचार देखते हुए निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी खबर पिछले लॉर्ड डी है, लेकिन लॉर्ड डी हमेशा लॉर्ड डी है। आखिरकार शक्ति अपेक्षाकृत बड़ी है। भले ही गु कियाओ ने सबूत पकड़े हों, लेकिन दूसरों के पास बहुत सारे कनेक्शन है और इसका उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि पुलिस स्टेशन को आखिरकार जुटाया गया, लेकिन अंतिम परिणाम अभी भी एक तरफा है। हालांकि समझने वाले सभी जानते हैं कि वह शायद बरी हो गया है, लेकिन एक बात तय है, सतह पर काम अभी भी किए जाने की जरूरत है। झाई दादाजी ने इस अवधि के दौरान अपने कुछ सौदे भी छोड़ दिए, जिसे पुलिस स्टेशन के साथ एक समझौता माना जा सकता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान झाई कितने शक्तिशाली हैं, उनका यानचेंग में अभी भी बहुत प्रभाव है। एक बार जब वह इस सीमा से बाहर हो जाता है तो उसे खुद को थोड़ा संयमित करना होगा। इसलिए भगवान झाई के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हुआ समाचार एजेंसी से निपटे जहां गु कियाओ काम करता है, लेकिन जल्दबाजी में काम न करे। यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह एक बार फिर उसे सभी के ध्यान का विषय बना देगा। उस समय इससे निपटना मुश्किल होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय के दौरान भगवान झाई इतने स्थिर होंगे। इस समय किंगलोग गिरोह का मुख्यालय यानचेंग के केंद्र में एक होटल है। ये किंगलोग गिरोह का मुख्य मुख्यालय है और यह वह स्थान भी है जहां मास्टर झाई आमतौर पर अपनी गतिविधियां करते हैं। होटल की 20वीं मंजिल पर एक खुली हवा में स्विमिंग पूल है और मास्टर झाई यहाँ है। कुर्सी पर बैठे मास्टर झाई ने दूर तक देखा, एक तरफ भिगोई हुई चाय की चुस्की ली और थोड़ी देर बाद कहा, आह चिन, सब कैसा चल रहा है। उसके बगल में काले रंग के 2 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। उनमें से एक रॉयल बार का भूतपूर्व मैनेजर चेन कियांग है, जिसे मिस्टर चेन के नाम से भी जाना जाता है। वह लॉर्ड डी के विश्वास पात्रों में से एक है। वह बार को मैनेज करने में लॉर्ड डी की मदद करता है और आमतौर पर बहुत सी चीजों में लॉर्ड डी की मदद करता है। लॉर्ड डी खुद भी इस व्यक्ति को बहुत पसंद करता है। मास्टर झाई, ये लगभग पूरा हो गया है। उस दिन जिन छोटे अखबारों ने परेशानी पैदा की थी, उन्होंने लगभग इसे हल कर दिया है। चेन कियांग ने आगे बढ़कर जवाब दिया। मास्टर झाई ने सिर हिलाया और उससे खुलकर भिड़ने की हिम्मत की। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उकसाया जा सके। ये सोचना वास्तव में भोलापन है कि वह इस तरह से खुद से निपट सकता है। हालांकि मामला आखिरकार सुलझ गया, फिर भी इसने उस पर बहुत गहरा असर डाला और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे नतीजों से उसे गुस्सा क्यों नहीं आता, इसलिए बेशक वह इन टैबलॉइड को खुशी खुशी अपने मामलों की रिपोर्टिंग करने नहीं दे सकता था। जहां तक ये हुआ अखबार की बात है, तो अभी उससे निपटने का समय नहीं है। थोड़ी देर बाद वह फिर से इस अखबार से निपटेगा और उन्हें फिर कभी खड़ा नहीं होने देगा। अगर कोई उसकी स्थिति को हिलाना चाहता है तो कौन इतना आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा। मास्टर झाई ने आगे कहा, वैसे पिछली बार आपने कहा था कि जब हमारे लोग हमारे इलाके में मारे गए तो क्या हुआ। पिछले कुछ दिनों में वह इस मामले को सुलझाने में व्यस्त था और उसके पास कुछ समय के लिए इस मामले को सुलझाने का समय नहीं था, लेकिन अब जब वह खाली था तो उसने फिर से इसके बारे में सोचा। इस मामले को सुनकर चेन कियांग के चेहरे पर भी नाराजगी दिखी, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ था और जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका उससे एक खास रिश्ता था जो उसके चेहरे पर इशारा करने के बराबर था, तो वह कैसे नाराज न हो। इस समय जब उसने मास्टर दी को पूछते सुना तो उसने तुरंत कहा, मास्टर दी, जांच लगभग पूरी हो चुकी है। निगरानी कैमरों के माध्यम से हमने पूरी रात का वीडियो देखा और पता लगाया कि उस बच्चे को किसने बचाया। जैसा कि उसने कहा, उसने लॉर्ड झाई को एक मोबाइल फोन दिया जिस पर कुछ वीडियो क्लिप थी। इसे देखकर लॉर्ड झाई ने भौहें सिकुड़ी। उसने उस पर 2 लोगों को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन दोनों की हरकतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह एक अमीर आदमी होने का नाटक कर रहा है। फिर वह अपने आदमी को ले गया और फिर आदमी वापस आया और अपने आदमी को मार डाला। इसे पढ़ने के बाद लॉर्ड झाई ने चेन कियांग को देखा और कहा, क्या आपने स्पष्ट रूप से जांच की है, ऊपर के 2 लोग कौन है। चेन कियांग ने अपना सिर नीचे किया और कहा, उनमें से जो महिला है वह गु कियाओ है, जो यहुआ समाचार पत्र की एक रिपोर्टर है। जहां तक दूसरी महिला का सवाल है, वह सिर्फ एक छोटी नागरिक लगती है, लेकिन मैंने इसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं की है। आखिरकार आप जानते हैं, हमने अभी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया है। लोगों की जांच करने के लिए सीधे उस स्थान पर जाना आसान नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है और मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही मिल जाएंगे। मास्टर झाई ने सिर हिलाया। उन्हें अभी भी चेन कियांग पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वे चेन कियांग को खुद ही ऊपर लाए थे। वैसे मास्टर दी, दवा के बैच के बारे में क्या। चेन कियांग को कुछ याद आ गया और फिर उन्होंने मास्टर दी से कहा। ये बोलते हुए लॉर्ड झाई को भी थोड़ा सिरदर्द हुआ। वह पहले तो ठीक था, लेकिन अब ऐसी गड़बड़ हो गई जिससे वह बहुत परेशान हो गया।
मास्टर झाई ने अपना हाथ हिलाया और फिर कहा, इसे भूल जाओ, इसे नष्ट करने के लिए एक जगह ढूंढो, और यह अब बहुत असुविधाजनक है क्योंकि यह तूफान के मुहाने पर है, और अगर यह पता चला तो इसे प्रांतीय स्तर पर ले जाया जा सकता है, और यह उस समय परेशानी होगी। हाँ, हालांकि नुकसान थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, आपको इस मामले को अच्छी तरह से निपटना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा शायद आज जैसी स्थिति फिर से हो सकती है। चेन कियांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसका दिल भी बहुत दुखी है। इन सामानों को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसमें उन्हें बहुत समय और ऊर्जा लगी। अब जब वे इस तरह से नष्ट हो गए हैं तो वह अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। यदि सामान नष्ट नहीं हुआ है, यदि ऐसा है तो यह निश्चित रूप से और भी बड़ी मुसीबतों का कारण होगा। वैसे कियांग, आप भूमि विध्वंस का आयोजन भी कर सकते हैं, बस उन व्यापारियों पर भरोसा करें। मुझे नहीं पता कि यह मामला कब किया जाएगा। समय आने पर तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा दिखावटी मत बनो। मास्टर झाई ने एक बार फिर आदेश दिया। वह इतना कायकब था, लेकिन इस बार मामला वास्तव में बहुत बड़ा था, और ये लगभग सुलझने वाला नहीं था। आखिरकार यानचेंग में वह एक हाथ वाला अस्तित्व नहीं है। यह एक बड़ा उपद्रव करने का समय है। वह जय भी है। समझ गए मास्टर झाई, मैं बाद में इसे हल करने के लिए किसी को भेजूंगा। चेन कियांग ने जारी रखा। इस समय बस में बैठे किन शियाओबाओ को नहीं पता था कि उसकी पहचान उजागर होने लगी है, और अब वह भी घर जाना चाहता था। अतीत में जब कोई व्यक्ति बाहर होता था, हालांकि उसे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन यह इतना मजबूत नहीं था। हालांकि जब से वह वापस आया, उसने अपने घर और अपने माता पिता को देखा। किसी कारण से वो बस उनके साथ रहना चाहता था। लगभग आधे घंटे बाद किन शियाओबाओ अपने घर आया। निश्चित रूप से जैसे ही वह शुरू हुआ, उसके पिता ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, साथ ही उसकी मां ने भी। किन शियाओबाओ ने उनसे थोड़ी बातचीत की। खाने के बाद वह अकेले ऊपर चला गया। अब वह सिस्टम के बारे में जानना चाहता था। जब वह अपने बिस्तर पर आया तो किन शियाओबाओ ने लॉटरी सिस्टम, भगवान स्तर के अमीर आदमी सिस्टम को खोला। जिस चीज ने किन शियाओबाओ को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी ये लॉटरी सिस्टम। चाहे वह खजाने का मूल्यांकन हो या चिकित्सा भगवान की किताबें, वे सभी इस लॉटरी सिस्टम से प्राप्त किए गए थे। इसलिए किन शियाओबाओ को अभी भी बहुत उम्मीद है कि क्या ये लॉटरी सिस्टम उसे कुछ अन्य विशेष योग्यताएं दिलाएगा। वह इन दो योग्यताओं को भी देखता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। लॉटरी सिस्टम चालू हो गया और सिस्टम की आवाज बजने लगी। क्या आप तुरंत लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? हाँ। अब विशाल लॉटरी रूले के केंद्र में किन शियाओबाओ ने रूले को धीरे धीरे घूमते देखा, और थोड़ी देर बाद सिस्टम ने फिर से आवाज लगाई। डिंग, ब्लैक फ्लेम पाने के लिए बधाई। लेकिन जब किन शियाओबाओ ने यह सुना तो वह उलझन में पड़ गया। आखिर ब्लैक फ्लेम क्या है और क्या चल रहा है? मेरे दिल में जो संदेह था, सिस्टम ने तुरंत उसे समझाना शुरू कर दिया। ब्लैक फ्लेम एक प्रकार की अजीब आग। स्वर्गीय आग एक प्राकृतिक तत्व है। सिस्टम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है, लेकिन किन शियाओबाओ अभी भी थोड़ा उलझन में है। लेकिन संदेह अजीब आग से संबंधित है, और लॉ किन शियाओबाओ के बैग में प्रवेश कर गई है। इस समय सिस्टम की आवाज फिर से बजी। क्या आप अजीब आग को तुरंत निगलना चाहते हैं? इस बार किन शियाओबाओ ने संकोच किया। उन्हें नहीं पता था कि यह अजीब आग क्या थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बहुत शक्तिशाली थी। वर्तमान किन शियाओबाओ अभी भी नई शक्ति के लिए बहुत उत्सुक है। आखिरकार उनके मौजूदा तरीके अभी भी आम लोगों से निपटने के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस थोड़ा मजबूत है। अगर चीजें थोड़ी और परेशान करने वाली होती तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, किन शियाओबाओ के हिचकिचाने के बाद उसने फैसला किया कि उसे और अधिक शक्ति चाहिए, इसलिए उसका मानना था कि यह तथाकथित अजीब आग उसकी मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। सिस्टम चेतावनी देता है कि मेजबान की सहनशक्ति कम है। इसे खाने से पहले विशेषता अंक जोड़ने की सिफारिश की जाती है। इसमें जोड़ें। ठीक है, मेरे पास अभी भी थोड़ा सा विशेषता मूल्य है, क्योंकि सिस्टम ने ऐसा कहा है, तो वह इसे इस तरह से करेगा ताकि पिछली बार जैसा ना हो, या इसे अस्थायी रूप से खुद से जोड़ दे और खुद को इतना नुकसान न पहुंचाए। पिछली बार ठीक है, अगर उसे कुछ विशेषताएं नहीं मिली होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। शायद किन शियाओबाओ अब यहाँ इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। जोड़ पूरा हो गया है और विभिन्न आग का सम्मिलन शुरू होता है। शुरुआत में किन शियाओबाओ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किन शियाओबाओ को धीरे धीरे अपने शरीर से उग्र ऊर्जा की लहरें फैलती हुई महसूस हुई। धीरे धीरे किन शियाओबाओ के शरीर की सतह पर त्वचा लाल होने लगी, छिद्र भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और बाल घुंघराले हो गए। किन शियाओबाओ ने खुद को रोक लिया। वह अब बहुत दर्द में है, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकता, अन्यथा अगर उसके माता पिता इस स्थिति को देखते हैं तो यह ठीक हो जाएगा और वे शायद किन शियाओबाओ को तुरंत अस्पताल भेज देंगे। आखिरकार उन्होंने इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी है, और निश्चित रूप से उनके लिए इसे देखना असंभव है, क्योंकि यह केवल एक असंभव घटना है। लेकिन सौभाग्य से किन शियाओबाओ ने अपनी QE का उपयोग किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी कुछ कोशिकाएं मरने लगी थी। बेशक पुरानी कोशिकाएं नहीं, यहाँ तक कि नई कोशिकाएं भी वैसी ही थीं, जिन्हें एक तरह की काली कोशिकाओं ने बदल दिया था। इस तरह का प्रतिस्थापन किन शियाओबाओ के शरीर में एक बड़े क्षेत्र में दिखाई देने लगा, जिसने किन शियाओबाओ को घबरा दिया। आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाएं मानव अस्तित्व की नींव है। यदि कोई कोशिका मरती है तो इसका मतलब है कि वह मरना शुरू हो गई है। हालांकि हर बार जब कोई कोशिका मरती है तो एक काली कोशिका दिखाई देगी, लेकिन किन शियाओबाओ को नहीं पता कि यह किस तरह की कोशिका है। मनुष्य हमेशा अज्ञात से बहुत डरता है, इसलिए किन शियाओबाओ को भी अब डर है। वह नहीं जानता कि विलय के बाद क्या परिणाम होंगे। शरीर का तापमान और अधिक गर्म हो रहा है। इस समय किन शियाओबाओ जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गया। क्योंकि तापमान बहुत अधिक था, बिस्तर की चादर पहले से ही काली हो गई थी। अगर वह और अधिक समय तक रुकता तो बिस्तर की चादर में आग लग सकती थी। QE का उपयोग भी चरम पर पहुंच गया है। धीरे धीरे किन शियाओबाओ को भी उच्च तापमान महसूस होने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। इस समय सेल प्रतिस्थापन पहले से ही छाती तक पहुंच गया है।
धीरे धीरे किन शियाओबाओ को लगा कि उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है और उसके दिल में दर्द उसे उत्तेजित करता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह से गिर गया। धुंधली सी स्थिति में उसने अपने माता पिता की चीखें सुनी, लेकिन इस समय उसकी चेतना पहले से ही धुंधली होने लगी थी। भले ही उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना हो, फिर भी वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि उसके शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार उसने एक आवाज साफ सुनी। डिंग, अलग अलग आग का सम्मेलन सफल रहा। यह आवाज सुनकर किन शियाओबाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि अब उसने अलग अलग आग को सफलतापूर्वक मिला दिया है। फिर वह पूरी तरह से कोमा में चला गया। फिर से जागते हुए किन शियाओबाओ ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह इस समय अस्पताल में लेटा हुआ था। अपने सिर को छूने के बाद वह जल्दी से उठा और एक दर्पण पाया। इसे देखने के बाद उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसका सुंदर रूप अभी भी वही था। मैंने अपने शरीर को देखने के लिए ट्रेसेबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया और पाया कि मेरी कोशिकाएं अभी भी वैसी ही थीं और कोई बदलाव नहीं हुआ था। क्या यह हो सकता है कि मैं उच्च तापमान से भ्रमित था? इस समय किन शियाओबाओ और अधिक उलझन में था। ऐसा क्यों हुआ? उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके शरीर की कोशिकाएं काली हो गई थी, लेकिन अब यह इतना सामान्य क्यों है और वह बिल्कुल भी नहीं बदला है। तथाकथित अजीब आग। बस जब किन शियाओबाओ सोच रहा था, अचानक उसके हाथ से एक काली लौ फूट पड़ी। किन शियाओबाओ ने अवचेतन रूप से उसका हाथ हिलाया, लेकिन पाया कि वह उसे झटक नहीं सकता। उसके हाथ पर काले रंग को देखकर किन शियाओबाओ को समझ में आ गया। अपने हाथ में नाचती काली लौ को देखकर किन शियाओबाओ को कुछ कुछ समझ में आया। ऐसा लगा कि पहले की हर चीज कोई भ्रम नहीं थी और वह वाकई इस अजीबोगरीब लौ में विलीन हो गया था। इसके अलावा किन शियाओबाओ ने पाया कि यह अजीबोगरीब आग उसके अपने विचारों के अनुसार उसके शरीर की सतह पर कहीं भी प्रकट हो सकती है। हालांकि किन शियाओबाओ को लौ के ऊपर से कोई तापमान महसूस नहीं हुआ। किन शियाओबाओ बहुत उत्सुक था और उसने अपना हाथ मेज पर रखा और फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। सोते समय मेज वास्तव में जलने लगी और ये तेजी से पिघलने लगी। मैं जा रहा हूं, क्या हो रहा है? किन शियाओबाओ चौंक गया और तुरंत पानी का एक कटोरा ढूंढकर उस पर छिड़का। हालांकि किन शियाओबाओ ने पाया कि आग एक पल में बुझ नहीं गई, बल्कि थोड़ी कमजोर हो गई। किन शियाओबाओ वाकई हैरान हो सकता है। उसने जो आग लगाई थी वह सिर्फ एक हथेली के आकार की थी, लेकिन पानी का एक कटोरा भी आग को नहीं बुझा सकता था। ये कैसे संभव हो सकता है? किन शियाओबाओ ने जल्दी से अपने हाथ में आग बुझाई, लेकिन सौभाग्य से उसे कमरे में पानी की एक और बाल्टी मिली और वह जल्दी से उस पर कूद गया। इस तरह के झटके के बाद आग बुझ गई। किन शियाओबाओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा। आग वास्तव में शक्तिशाली है। साधारण पानी इसे एक बार में नहीं बुझा सकता। अगर कोई बड़ी आग लगती है तो मुझे डर है कि अग्निशमन दल इसे बुझाने में सक्षम नहीं होंगे। आग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसने किन शियाओबाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह नहीं जानता था कि अगर ऐसी लपटें लोगों द्वारा दूषित हो गई, परिणाम क्या होंगे। इसके बारे में सोचते हुए किन शियाओबाओ को अपने पीछे ठंड महसूस हुई। हालांकि वह अस्पताल में क्यों है, ये सोचकर उसे थोड़ा बुरा लगा। शायद यह उसकी वजह से था। थोड़ी देर बाद उसने अपने माता पिता को अंदर आते देखा। जियाओबाओ, तुम क्यों उठे हो? जल्दी से लेट जाओ। किन शियाओबाओ को खड़ा देखकर बाओ की मां ने जल्दी से कहा। अपने माता पिता को देखकर किन शियाओबाओ को लगा कि उसके लटके हुए दिल को भी राहत मिली है। जब तक मेरे माता पिता ठीक हैं, तब तक कोई बात नहीं। हाँ शियाओबाओ, जल्दी से बिस्तर पर जाओ। क्या तुम्हें कुछ असहज लग रहा है? बाओ के पिता भी पीछे पीछे चले गए। किन शियाओबाओ बहुत हैरान थे, लेकिन अगर वे चिंतित थे तो वह वैसे भी बिस्तर पर चले गए और पूछा, माँ और पिताजी, क्या हुआ? अप्रत्याशित रूप से जब किन शियाओबाओ ने ऐसा सवाल पूछा तो बाओ की माँ और पिता हैरान रह गए और फिर बोले, बेटा, क्या तुम ठीक हो? अंत में पिताजी बाओ ने आह भरी और कहा, घर पर अचानक आग लग गई। आप उस समय कमरे में थे। यदि आपने इसे पहले नहीं खोजा होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। यह पता चला कि जब किन शियाओबाओ अलग अलग आग के साथ विलीन हो गया तो तापमान बहुत अधिक था और अंत में घर में आग लग गई। हालांकि यह आग कोई साधारण आग नहीं थी। किन शियाओबाओ को बचाने के बाद बाओ के माता पिता ने आग से लड़ना शुरू किया, लेकिन पाया कि आग विकराल होती जा रही थी। ये जितनी बड़ी होती है, इसे बुझाना उतना ही मुश्किल होता है। उस समय किन शियाओबाओ भी बेहोश थे। जब वे चिंतित हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया और किन शियाओबाओ को अस्पताल ले गए। हालांकि जब वे अस्पताल आए तो डॉक्टर ने कहा कि किन शियाओबाओ ठीक है। हालांकि वे चिंतित थे और उन्होंने किन शियाओबाओ को अस्पताल में भर्ती होने दिया। आज सुबह जब वे वापस देखने गए तो घर जल चुका था और सब कुछ ठीक था। बाद में यह था कि अग्निशामक दल आए और आग बुझाने के लिए पूरी रात काम किया। वे भी बहुत हैरान थे। आग बुझाना इतना मुश्किल था जो स्पष्ट रूप से बड़ा नहीं था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि चीजें चली गई थी, इसलिए वे जल्द ही वापस आ गए जब तक कि किन शियाओबाओ ठीक था। ये सुनने के बाद किन शियाओबाओ भावुक हो गए। ये माता पिता हैं। वे हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। हालांकि किन शियाओबाओ ने यह नहीं कहा कि आग उसकी वजह से लगी, क्योंकि किन शियाओबाओ ने कहा कि वह अजीब आग की वजह से था और उन्हें यह पसंद नहीं आया। इस पर विश्वास करेंगे, अंत में किन शियाओबाओ के आग्रह पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये ठीक है कि घर जल गया। किन शियाओबाओ लंबे समय से अपने माता पिता को एक बेहतर जगह पर रहने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे और पुरानी जगह को याद करते थे, इसलिए वह कभी नहीं गया। हालांकि पैसा अब किन शियाओबाओ के लिए कुछ भी नहीं है। विभिन्न आग के सम्मेलन के सफल होने के बाद उन्हें वास्तव में एक उपलब्धि पुरस्कार मिला। भाग्यशाली ड्रॉ की संख्या में 1 की वृद्धि हुई और पैसा 100 मिलियन था। उसके लिए ये बस एक बहुत बड़ी रकम थी। सच कहूं तो किन शियाओबाओ ने कभी इतना पैसा नहीं देखा था, लेकिन अब वह बहुत अमीर है, इसलिए पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने पाया कि यह प्रणाली बहुत समृद्ध लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्य क्या है, शुरुआती कीमत है। अब जब घर जल गया है तो उनके पास किन शियाओबाओ को ये कहने से रोकने का कोई कारण नहीं है कि दूसरे घरों में मत जाओ।
चूंकि वह अपने माता पिता के लिए एक घर का पुनर्निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसे सबसे अच्छा पूछना था, इसलिए उसने फिर से फैटी के बारे में सोचा। बेशक किन शियाओबाओ ने सीधे वहां एक खरीदने का फैसला किया, वैसे भी उसके पास अब बहुत पैसा है। हालांकि फिर से जाने से पहले किन शियाओबाओ ने अपने माता पिता को पहले वहां रहने के लिए ले जाने का फैसला किया, अन्यथा वह अपने माता पिता को सड़क पर नहीं रहने दे सकता था। थोड़ी देर रुकने के बाद वह सुसान को खोजने जाएगा, क्योंकि वह ये भी समझ सकता है कि इस जगह का मतलब यह नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें रह सकते हैं, और आपको कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता है, इसलिए आपको सुसान को परेशान करना होगा। घर जल गया और साफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए किन शियाओबाओ ने सीधे टैक्सी ली और अपने माता पिता को मोटे आदमी के घर ले गया। यहाँ आने से बहुत पहले किन शियाओबाओ ने अपने माता पिता को समझाया था कि यह जगह कंपनी द्वारा सुसज्जित घर है, लेकिन इसके बावजूद जब उसके माता पिता ने घर देखा तो वे अभी भी बहुत हैरान थे, उन्होंने कभी ऐसे घर में नहीं रहा था। दरवाजा खोलते हुए किन शियाओबाओ ने देखा कि सुन वान सफाई कर रहा था, जबकि मोटा आदमी टीवी देख रहा था। दरवाजा अचानक खुल गया, दोनों ने खुशी के साथ देखा और मोटे आदमी के चेहरे पर राहत की भावना थी। वह वास्तव में शर्मिंदा था। उन दोनों ने पूरी सुबह एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह अभी भी सोच रहा था कि क्या करना है, किन शियाओबाओ आया। सौभाग्य से उसे आखिरकार इस शर्मिंदगी का सामना अकेले नहीं करना पड़ा। लिटिल ट्रेजर, ये दोनों कौन है? मम्मी बाओ ने उन दोनों को देखकर संदेह से पूछा। किन शियाओबाओ अंदर चले गए, मुस्कुराए और कहा, माँ और पिताजी, यह मेरा भाई फैटी है, आप उससे मिले हैं, एक हाई स्कूल की सहपाठी, उसका नाम सन वान है और वह नानी है जिसे मैंने आमंत्रित किया था। बोलने के बाद किन शियाओबाओ ने पलटकर सन वान को देखा। वह वास्तव में नहीं जानता था कि अब सन वान को कैसे समझाए। उन्होंने फैटी को पहले भी देखा था, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है और उन्हें स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे जल्दी से पहचान लिया। सन वान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि किन शियाओबाओ का क्या मतलब था। आखिरकार वो बहुत अचानक आई थी। अगर किन शियाओबाओ ने अपने माता पिता को इस तरह समझाया तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। यह कहना सबसे अच्छा होगा कि वह एक नानी थी। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि किन शियाओबाओ ने अचानक क्यों रखा। उसके माता पिता ने उसकी देखभाल की है, लेकिन वे अभी भी किन शियाओबाओ के साथ बहुत सहयोग करते हैं। मोटे आदमी का उल्लेख नहीं करना, वह पहले किन शियाओबाओ के माता पिता से मिल चुका है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचानता है। हालांकि इन वर्षों में बाहर कड़ी मेहनत करने के कारण अनजाने में यह थोड़ा उलटफेर हो गया है। हालांकि यह कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बाद बाओ के माता पिता ने अभी भी मोटे आदमी को पहचान लिया। किन शियाओबाओ ने कारण भी समझाया। एक शब्द में, मैं बस उन्हें अब एक साथ रहने के लिए परेशान करना चाहता हूँ। मुझे कहना होगा कि यह घर काफी बड़ा है, भले ही 4 लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह यहाँ आए तो दोपहर हो चुकी थी और सन वान ने पहले ही सब्जियां खरीद ली थी। इससे पहले कि किन शियाओबाओ उसे मोटे आदमी की देखभाल करने के लिए कहता, उसने स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छा खाना खरीदा, लेकिन उसने आज इतने सारे लोगों के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने खरीदने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। किन शियाओबाओ ने अपने हाथों को लहराया और कहा, बस कुछ लापरवाही से बनाओ और रात को खाने के लिए बाहर जाओ। अब जब किन शियाओबाओ ने बात की है तो स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं है। किन शियाओबाओ ने सुन वान को करीब से देखा और पाया कि उसका रंग पहले की तुलना में बहुत बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि वह कल रात बहुत अच्छी तरह सोई थी। जब किन शियाओबाओ सुन वान को देख रही थी तो सुन वान ने अचानक पलटकर किन शियाओबाओ की नजर को पाया और तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन इस बार उसके गाल गुलाबी हो गए। मुझे नहीं पता कि क्यों, जब से वह किन शियाओबाओ से मिली है वह पहले से अलग हो गई है। वह पहले अधिक मिलनसार हुआ करती थी, लेकिन जब वह किन शियाओबाओ से मिली तो उसने कई काम करने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर घुमाते हुए वह रसोई में प्रवेश कर गया। मूल रूप से मामा बाओ भी रसोई में मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किन शियाओबाओ ने नीचे खींच लिया। चूंकि उसने ऐसा कहा, इसलिए उसे इसे थोड़ा और करना चाहिए। इससे परिचित होने के बाद इसके बारे में बात करना ठीक है। मुझे ये कहना है कि हालांकि इन वर्षों में सन वान अपने छोटे भाई के साथ बाहर घूम रही है, जैसा कि उसके छोटे भाई ने कहा, उसकी बड़ी बहन ने उसकी देखभाल करने के लिए विभिन्न नौकरियों में काम किया है, खासकर रेस्तरां में, क्योंकि उस स्थिति में वह उसकी देखभाल कर सकती है। रात के खाने का समय हो गया है, इसलिए उन्हें अपने पेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस परिस्थिति में सन वान का खाना पकाने का स्तर भी एक सीधी रेखा में बढ़ गया है, इसलिए सन वान द्वारा पकाए गए व्यंजन भी सुंदर और स्वादिष्ट हैं। मुझे कहना होगा कि अच्छी तरह से खाना पकाने के अभी भी बहुत फायदे हैं। उदाहरण के लिए, बाओमा ने खाना खाने के बाद तुरंत सन वान को अलग तरह से देखा। इस युग में खाना बनाना संभव है। बहुत कम लड़कियां हैं जो इस तरह का भोजन परोसती हैं, इसलिए बाओमा को सन वान से और भी अधिक प्यार है। भोजन के बाद बाओ की मां सन वान को बातचीत करने के लिए कमरे में ले गई और बाओ के पिता ने भी फैटी के साथ बातचीत की। किन शियाओविंदो ने कुछ शब्द समझाए और जाने वाले थे, क्योंकि वह आज सुबह आधे दिन के लिए काम से अनुपस्थित थे। अच्छी खबर नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सुसान अतीत में फिर से इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन जो बात किन शियाओविंदो को उत्सुक बनाती है वह यह है कि अब तक सुसान ने उनसे संपर्क नहीं किया है या उन्हें काम पर जाने की याद नहीं दिलाई है, लेकिन इसके बारे में सोचना सही है। अगर कोई कर्मचारी उन्हें जाने देता है, बॉस काम पर जाने का आग्रह करने गया, तो ये ठीक है। सु शानशान पहले से ही उसके प्रति बहुत दयालु है, उसने पहले उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ऐसा बार बार नहीं कर सकती। अगर किन शियाओबाओ ऐसा करता रहा तो उसे सु शानशान पर तरस आ सकता है। आखिरकार सु शानशान भी अपने मामलों को ध्यान में रखती है। उसने कहा कि वह एक घर किराए पर लेना चाहता था और सु शानशान ने जल्दी से उसे इसे निपटाने में मदद की। इसके अलावा काम पर जाना उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए सु शानशान ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया इसका जिक्र किए बिना उसे काम पर जाना नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद किन शियाओबाओ सुलो के पास आया। हालांकि यहाँ पहुंचने के ठीक बाद मैंने देखा कि सुलो का दरवाजा पानी से घिरा हुआ था। यह स्थिति देखकर किन शियाओबाओ ने भौहें सिकुड़ी। क्या सुलो को कुछ हुआ है?
ये सोचकर किन शियाओबाओ के दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए वह जल्दी से चला गया। कोई बात नहीं, वह भी सूलो का सदस्य है, इसलिए अगर सूलो को कुछ होता है तो वह भी जिम्मेदार है। इसके अलावा वह एक साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि मुख्य मूल्यांकन करता है, जो बहुत अलग है। ये कहा जा सकता है कि भविष्य में सूलो के कई उत्पाद उसके हाथों से गुजरेंगे। वह अभी भी अपने आप में बहुत आश्वस्त है, लेकिन वह सूलो में अन्य खजाना मूल्यांकनकर्ताओं में बहुत आश्वस्त नहीं है। तथाकथित खजाना मूल्यांकनकर्ता अब पुस्तकों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनमें अभ्यास की कमी है। इसलिए सतह पर भी ये कहा जाता है कि यह एक मास्टर है, लेकिन जब आपको असली चीज मिलती है तो आप पाएंगे कि यह पुस्तक में विवरण से अलग है और आप थोड़े अज्ञानी हैं। बेशक किन शियाओबो केवल उन लोगों का एक हिस्सा है जिन्होंने इसे कहा। मुझे कहना होगा, अभी भी कई सच्चे स्वामी हैं जिनके पास परिश्रम की भावना और अन्वेषण करने की क्षमता है, जो बहुत सराहनीय भी है। हालांकि किन शियाओबाओ को अभी भी यकीन नहीं है कि सूलो जैसी जगह पर ऐसा कोई मास्टर मौजूद होगा। हालांकि सूलो यानचेंग में बहुत मशहूर है, लेकिन ये जगह एक छोटी सी जगह बनने के लिए किस्मत में है जो ऐसे मास्टर को समायोजित नहीं कर सकती। एक असली मास्टर अधिक पैसे के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन अधिक चीजों को देखता है, अधिक देखता है। वे बड़े हो सकते हैं, जो वे चाहते हैं वह उनका अपना विकास है, बाहरी धन नहीं, अन्यथा वे जहां भी जाएंगे उन्हें न्याय किया जाएगा। खजाना कंपनी का अस्तित्व। इसके अलावा अगर लोग भाग्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें केवल प्राचीन बाजार में खरीदारी करने की जरूरत है, और इसमें बहुत परेशानी होती है। हालांकि जब वे अपने दायरे में पहुंचते हैं तो वे ऐसा नहीं करेंगे। इसे एक तरह की पेशेवर नैतिकता के रूप में माना जा सकता है, और इसे एक तरह की आत्मा के रूप में भी माना जा सकता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मूल रूप से यहां मौजूद नहीं होगा। जहां तक किन शियाओबाओ का सवाल है, वह एक अपवाद है। यह कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो किन शियाओबाओ अपने जीवन में कभी भी ऐसा मास्टर नहीं बन पाएगा। एक पल में वह एक मास्टर स्तर का व्यक्ति बन गया, हालांकि उसके पास सीखने की वह प्रक्रिया नहीं थी। जहां तक पेशेवर नैतिकता का सवाल है, यह उसके लिए अनावश्यक था। उसने खजाने का मूल्यांकन करना अपना प्राथमिक कार्य नहीं माना। उसने बस अपना काम पूरा किया। हालांकि चूंकि वह अब सूलो में है, इसलिए उसे सूलो के बारे में सोचना होगा। किन शियाओबाओ तेजी से आगे बढ़ा। पाया गया कि सूलो के प्रवेश द्वार पर चीनी मिट्टी के बर्तनों की कतारें लगी हुई थी और कुल 4 टुकड़े थे। सूरज की रोशनी में यह एक चमकदार चमक बिखेरता है। हालांकि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी पेट के बल लेटा हुआ था और उसने कहा, ठीक है सूलो, तुमने वास्तव में इस तरह की चीज से हमें धोखा दिया है। वर्तमान कला बाजार से देखते हुए मूल्य का क्रम उच्च से निम्न तक है। युआन, मिंग और किंग राजवंशों से चीनी मिट्टी के बर्तन, सांग राजवंश से चीनी मिट्टी के बर्तन, तांग और 5 राजवंशों से चीनी मिट्टी के बर्तन, 6 राजवंश काल से चीनी मिट्टी के बर्तन, आदिम सेलेडोन और देर से किंग और चीन गणराज्य से चीनी मिट्टी के बर्तन। कलाकृति यानी कलात्मक मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 पहलू शामिल हैं: आकार, सजावट और पैटर्न। आकार के संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले बर्तनों का सबसे अधिक मूल्य है और मूल्य का क्रम उच्च से निम्न तक है। प्रस्तुत करने वाले बर्तन स्टेशनरी के बर्तन, ध्यान के बर्तन और दैनिक बर्तन। सजावट के संदर्भ में रंग सजावट वर्तमान में सबसे मूल्यवान है और मूल्य का क्रम उच्च से निम्न तक है। रंग सजावट, ग्लेज सजावट और टायर सजावट। पैटर्न पर आकृति पैटर्न का उच्चतम मूल्य है और मूल्य का क्रम उच्च से निम्न तक वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य। उदाहरण के लिए दिनांकित चीनी मिट्टी के बर्तन और डेटिंग कब्रों में खुदाई की गई चीनी मिट्टी के बर्तन है। इन चीनी मिट्टी के बर्तन का उच्च शैक्षणिक मूल्य है, लेकिन वे मूल्यांकन मूल्य का मुख्य निकाय नहीं है, इसलिए वे प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तन मूल्य मूल्यांकन प्रणाली में उच्च अनुपात के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनमें से चीनी मिट्टी के बर्तन पर पैटर्न भी कुछ उत्कृष्टता है। ड्रैगन और फीनिक्स से सजाया गया। हम ये कहने के आदी हैं कि चीनी राष्ट्र ड्रैगन का वंशज है। वास्तव में ये कथन पूर्ण नहीं है। बोलने का एक पूर्ण और वैज्ञानिक तरीका ये होना चाहिए कि चीनी राष्ट्र ड्रैगन और फीनिक्स का वंशज है। ड्रैगन और फीनिक्स चीनी राष्ट्र के प्रतीक है। हेमरू से खोदी गई फीनिक्स पक्षियों के बारे में ऐतिहासिक सामग्री साबित करती है कि फीनिक्स ड्रैगन से सैकड़ों साल पहले का है। शांग और झुओ राजवंशों के बाद से ड्रैगन और फीनिक्स एक प्राकृतिक जोड़ी रहे हैं। ड्रैगन अधिकार और गरिमा का प्रतीक है और फीनिक्स प्रतिभा और शुभता का प्रतीक है। यही कारण है कि क्लासिक ड्रैगन और फीनिक्स समृद्धि लाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ड्रैगन और फीनिक्स की सजावट समृद्ध और विविध है। प्राचीन काल में ड्रैगन और फीनिक्स टोटेम संस्कृति और आदिम पूजा के धार्मिक रूप के उत्पाद थे। हमारे पूर्वजों ने ड्रैगन और फीनिक्स को शुभ बुद्ध के रूप में माना था, जो आपदाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं और हवा और बारिश को बुलाते हैं और एक खुशहाल जीवन के लिए अपनी तड़प और आशा को सौंपते हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ सामंती शासकों ने खुद की तुलना असली ड्रैगन सम्राट से की। इसलिए ड्रैगन और फीनिक्स सर्वोच्च शाही शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। सोंग और युआन राजवंशों के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ड्रैगन और फीनिक्स की सजावट के सभी स्पष्ट नियम हैं। युआन राजवंश के शुरुआती वर्षों में लोग भट्टों को 5 पंजे वाले ड्रैगन पैटर्न बनाने से प्रतिबंधित किया गया था। 5 पंजे वाले ड्रैगन पैटर्न सम्राट के लिए विशिष्ट है। युआन राजवंश के नीले और सफेद फूलों पर दिखाए गए ड्रैगन पैटर्न है। ड्रैगन का शरीर जोरदार है, गर्दन लंबी है और शरीर लंबा है, आंखें खुली हुई हैं, आंखें चमक रही हैं और आत्मा उड़ रही है, जो जीवन शक्ति से भरी एक छवि है। मिंग राजवंश के योंगले जुवांडे काल में ड्रैगन पैटर्न क्रूर और क्रूर हैं और ड्रैगन के पंजे 3, 4, 5 और इसी तरह हैं। उनमें से 5 पंजे वाले पंजे की नोक एक चक्र के आकार में बहुत अधिक है। क्लाउड ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन, पानी के ड्रैगन, टुवानलोग, फूल पहनने वाले ड्रैगन, क्विलोग और उड़ने वाले ड्रैगन है। उनमें से क्विलोग की उत्पत्ति जुवांडे में हुई थी और हाइशुयुनलोन का इस्तेमाल जुवांडे में सबसे अधिक किया गया था। अधिकांश फीनिक्स पैटर्न पंख फैलाए और उड़ते हैं। कुछ आसमान की ओर देखते हैं, कुछ पीछे और आगे देखते हैं, कुछ ड्रैगन और फीनिक्स शुभता प्रस्तुत करते हैं और कुछ फीनिक्स चपरासी पहने हुए हैं। फीनिक्स की कुलीनता और पवित्रता को अक्सर सुतली के फूलों से सजाया जाता है।
बाद के चरण में ड्रैगन पैटर्न की छवि धीरे धीरे अतीत में अपनी उग्रता और महिमा खो देती है और सुअर के सिर वाली, पतली और बगल में हो जाती है, जिसमें जोश और जीवन शक्ति की कमी होती है। किंग राजवंश के कांसी काल में चित्रित ड्रैगन पैटर्न में आमतौर पर बड़े सिर, छोटे और मोटे शरीर, गुस्से वाली दाढ़ी, माथे पर लिखा राजा शब्द 8 के आकार में ड्रैगन तराजू और अन्य 5 पंजे वाले ड्रैगन होते हैं। एक क्रूर और मोटा आदमी। कियानालांग काल में ड्रैगन को अक्सर विशाल सींग और कम माथे के साथ चित्रित किया जाता था, जबकि फीनिक्स को अक्सर बालों वाली गर्दन के साथ चित्रित किया जाता था। किंग राजवंश के अंत तक चित्रित ड्रैगन के सिर छोटे और छोटे थे और ड्रैगन का शरीर पतला और कमजोर था, जो एक कमजोर और कायरतापूर्ण उपस्थिति दिखा रहा था। इसके विपरीत फीनिक्स पैटर्न को मोटा और शक्तिशाली, राजसी और राजसी चित्रित किया गया है। ड्रैगन और फीनिक्स शुभ चीजें हैं और लोग उन्हें अपने इरादों के साथ चीनी मिट्टी के बर्तन पर उकेरते हैं। ड्रैगन और फीनिक्स शुभ हैं। पैटर्न एक ड्रैगन और एक फीनिक्स है। पूर्वजों का मानना था कि ड्रैगन जानवरों का राजा है और फीनिक्स पक्षियों का राजा है। जब ड्रैगन और फीनिक्स दिखाई देंगे तो दुनिया शांतिपूर्ण होगी, सभी उद्योग समृद्ध होंगे, अनाज भरपूर होगा और लोग शांति और संतोष में रहने और काम करने में सक्षम होंगे और खुश रहेंगे। हजारों सालों से ड्रैगन और फीनिक्स लोगों के दिमाग में शुभ चीजें हैं और चीनी राष्ट्र की शुभता का प्रतीक है। तेज तर्रार, इसका मतलब है कि पैटर्न ड्रैगन और फीनिक्स की छलांग और उड़ान की मुद्रा है और इसे अनर्गल, राजसी और वीर के रूप में वर्णित करें। इसका उपयोग जीवंत और शक्तिशाली सुलेख स्ट्रोक का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। एरलॉन्ग जीजू पैटर्न 2 क्लाउड ड्रैगन है जो बादलों के बीच से उड़ते हुए आग के मोती का पीछा कर रहे हैं। किंवदंती है कि ड्रैगन बॉल, जिसे नाइट पर्ल के रूप में भी जाना जाता है, पानी और आग से बच सकता है। इसलिए मोतियों के साथ खेलते हुए 2 ड्रैगन या मोतियों के साथ खेलते हुए ड्रैगन के समूहों के पैटर्न है। शुभता और शांति का अर्थ व्यक्त करता है। आशा है कि आपका बच्चा ड्रैगन बनेगा। पैटर्न एक बड़ा ड्रैगन है जो एक छोटे ड्रैगन को देख रहा है। निहितार्थ है अपने बेटे को ड्रैगन बनना सिखाएं और आशा करें कि आपका बच्चा ड्रैगन बने। ड्रैगन के गेट पर मछली कूदती हुई। पैटर्न आकाश में एक ड्रैगन है और पानी में एक काप छलांग लगाने का इशारा कर रहा है। किंवदंती है कि ड्रैगन गेट पर कूदकर एक काप ड्रैगन बन सकता है। यह मुख्य रूप से स्थिर प्रगति करने और शीर्ष पर पहुंचने का अर्थ व्यक्त करता है। इसके अलावा ज्यूलोग गोंगरिंग, बाइलोग नाव हाई, शेनलोंग यूटिन, ज्यूलोग सेलिब्रेशन, सौ फीनिक्स चाओयांग, फीनिक्स पहने हुए पेनी, 100 पक्षी चाओफेंग और इतने पर भी है। चीनी मिट्टी के बर्तनों से चीनी मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ और मूल चीनी मिट्टी के बर्तनों की उत्पत्ति 3000 साल से भी पहले हुई थी। सोंग राजवंश तक प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के बर्तन भट्टे चीन के आधे हिस्से में फैल चुके थे और यह चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए सबसे समृद्ध काल था। उस समय रू भट्टा, गुवान भट्टा, जी भट्टा, जून भट्टा और डिंग भट्टा सामूहिक रूप से सोंग राजवंश में 5 प्रसिद्ध भट्टों के रूप में जाने जाते थे। उस समय चाय भट्टा और जियांग भट्टा अधिक प्रसिद्ध थे। चीनी मिट्टी के बर्तन की राजधानी के रूप में जाने जाने वाले जियांगशी प्रांत के जिंगडेजेन में उत्पादित नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन युआन राजवंश में चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रतिनिधि बन गए हैं। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का तामचीनी पानी की तरह पारदर्शी है और शव पतला और हल्का है। सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन शरीर को नीले पैटर्न से सजाया गया है जो सुरुचिपूर्ण, ताजा और जीवन शक्ति से भरा है। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते ही लोकप्रिय हो गए और जिंगडेजेन में पारंपरिक प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के बर्तन का मुकुट बन गए। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ नीले और सफेद उत्तम चीनी मिट्टी के बर्तन, पेस्टल चीनी मिट्टी के बर्तन और रंगीन ग्लेज चीनी मिट्टी के बर्तन भी 4 महान चीनी मिट्टी के बर्तन के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा मूर्तिकला चीनी मिट्टी के बर्तन, पतले शरीर वाले चीनी मिट्टी के बर्तन, रंगीन शरीर वाले चीनी मिट्टी के बर्तन आदि हैं जो सभी बहुत उत्तम हैं और उनकी अपनी विशेषताएं हैं। किन शियाओबाओ के सामने चीनी मिट्टी के बर्तन के 4 टुकड़े स्पष्ट रूप से नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन दिखते थे, लेकिन एक अंदरूनी सूत्र के लिए यह देखना आसान था कि यह नकली था। उम्र बढ़ने और विखंडन के माध्यम से उम्र को देखना और तांग राजवंश के अंडरग्लेज रंगों की पहचान करना। हालांकि पेंटिंग बहुत सरल है, ब्रश के साथ रंग आधुनिक स्तर से कम नहीं है। किंगबाई ग्लेज मध्य और शुरुआती तांग राजवंश में मौजूद था, लेकिन नीले ग्लेज और किंगबाई ग्लेज की व्याख्या हमेशा स्पष्ट है। इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होना चाहिए। सफेद ग्लेज की लौह सामग्री 0.63% और 1% के बीच है। तांग राजवंश में केवल सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन या सेलाडोन का उल्लेख किया गया था और नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का कोई उल्लेख नहीं था, जिसने भविष्य की पीढ़ियों को स्पष्ट समझ दी और सिरेमिक पर शोध को प्रभावित किया। उच्च प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तन पर शोध 2 पहलुओं से किया जाना चाहिए, शरीर और ग्लेज। इसे केवल आकार या सजावट पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुख्य रूप से शरीर के ग्लेज की उम्र बढ़ने और विखंडन की विशेषताओं और नियमों का अध्ययन करना चाहिए। यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह तांग राजवंश से नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन है। उम्र की पुष्टि करने के बाद अलंकरण और रंग चित्रकला का अध्ययन किया जाएगा। मोटे तौर पर एक ही किन शियाओबाओ समझ गया कि यह उपद्रवियों का एक और समूह था, इसलिए वह समस्या को हल करने के लिए ऊपर जाने वाला था, लेकिन उसने सु शानशान को गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। किन शियाओबाओ को देखकर सु शानशान ने बात नहीं की और जमीन पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के लोगों को देखा। उसने अपना सिर नीचे किया और फिर कहा, मुझे खेद है, ये हमारी कंपनी की लापरवाही है, हम नकली के लिए 10 का भुगतान करने के विकल्प का पालन करेंगे। किन शियाओबाओ चौंक गया। क्या हो रहा है? क्या यह मुआवजा है? किन शियाओबाओ ने जमीन पर चीनी मिट्टी के बर्तन को देखा। इसे खरीदने में बहुत पैसा खर्च होगा। सुसान बिना किसी प्रतिरोध के सहमत हो गई। देखो, जब वह किन शियाओबाओ के पास पहुंचा तो उसने किन शियाओबाओ से नहीं पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी खुद से नाराज है? यह असंभव है। सुसान उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो स्थिति को अलग नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में वह अभी भी खुद से नाराज कैसे हो सकती है? फिर क्या हो रहा है? ये कहने के बाद सु शानशान का शरीर भी हिल गया और वह लगभग नीचे गिरते गिरते बची।
ये स्थिति देखकर किन शियाओबाओ ने तुरंत उसे उठाने में मदद की और फिर सू शानशान के कान में फुसफुसाया, मैनेजर सू, क्या चल रहा है? सुसान ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। किन शियाओबाओ बता सकते थे कि इस समय सुसान बहुत बुरी स्थिति में थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर हुआ था। बस जब किन शियाओबाओ हैरान था, उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक भीड़ में एक व्यक्ति को खड़ा देखा। ली जीयुन। ये सही है, ये व्यक्ति ली जीयुन है। इस समय उसने अपने चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान के साथ सू शानशान को देखा और जब उसने किन शियाओबाओ को देखा तो उसने भी तिरस्कार का संकेत दिया और फिर एक मुस्कान के साथ चला गया। बस जब किन शियाओबाओ स्थिति को देखने के लिए उसका पीछा करने वाला था तो सू शानशान ने अचानक उसे रोक दिया और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सू शानशान भी समझती है कि ली जीयुन इस मामले में चाले चल रहा होगा, लेकिन क्यों अब सू शानशान बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। स्थानीय क्षेत्र में चीनी मिट्टी के बर्तनों का बैच स्पष्ट रूप से नकली है। जब तक वह एक अंदरूनी सूत्र है, वह ऐसा कर सकता है। मैं इसे देख सकता हूँ। ठीक है सभी, मैं सू लू की ओर से माफी चाहता हूँ। ये हमारी गलती है कि इस तरह की बात हुई। मैं भविष्य में इस क्षेत्र में प्रबंधन को मजबूत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सू लू पर भरोसा करना जारी रख सकते हैं। सुसान शांत हो गई। शांत रहते हुए उसने जारी रखा, लेकिन उसके शब्दों का स्पष्ट रूप से अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और भीड़ में अभी भी चर्चाएं चल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू लू ऐसा कुछ करेगी। मैं पहले भी सू लू पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब अफसोस मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। व्यवसाय कौन अपने बारे में नहीं सोच रहा है? ये सोचकर मैंने कुछ दिन पहले सू लू में कुछ खरीदा था। मुझे वापस जाना है और किसी और से इसका मूल्यांकन करने के लिए कहना है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। मूर्ख मत बनो। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि लोगों के बीच सबसे बुनियादी भरोसा अब खत्म हो गया है और ये लोग चुपके से हम आम लोगों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन एक बात समान थी, उनकी सारी गलती सू लू की ओर इशारा कर रही थी। जब किन शियाओबाओ कुछ कहने ही वाले थे, तभी भीड़ से अचानक एक और आवाज आई। मुझे भी अपनी पेंटिंग और सुलेख से परेशानी है। इतना कहते ही एक और अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर निकल आया। अचानक उसने अपने हाथ में सुलेख और पेंटिंग खोली। निश्चित रूप से किन शियाओबाओ ने ध्यान से देखा और पाया कि यह वास्तव में नकली था। सुलेख और पेंटिंग को सामूहिक रूप से सुलेख और पेंटिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे सुलेख और पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। नियम और विनियम तथाकथित अक्षर हैं, जैसा कि कहावत है, लेकिन वे आम लोगों द्वारा लिखे गए अक्षर नहीं है। आमतौर पर जब अक्षर लिखते हैं तो केवल सही और सही होना आवश्यक होता है और आवेदन में कोई गलती नहीं होगी। यदि पुस्तकालय और संग्रहालय आम लोगों द्वारा लिखे गए शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तकालय और संग्रहालय जो संरक्षित करना चाहते हैं वह शब्दों में खजाने हैं। इतिहास में प्रसिद्ध सुलेखकों द्वारा लिखे गए प्रामाणिक कार्यों में कई रचनाएं या अद्वितीय लेखन कौशल हैं, जिन्हें हम सुलेख की कला कहते हैं। उच्च कलात्मक मूल्य वाले सुलेख पुस्तकालयों और संग्रहालयों में प्रवेश करने के योग्य हैं। चीनी सुलेख राष्ट्रीय विशेषताओं से भरपूर एक पारंपरिक कला है। ये चीनी अक्षरों के उद्भव और विकास के साथ साथ आज भी जारी है। इसे पिछले राजवंशों के प्रसिद्ध सुलेखकों द्वारा गलाने और नवाचार करने के लिए एक समृद्ध और रंगीन कीमती विरासत का निर्माण किया गया है। पुस्तकालय और संग्रहालय आज इसे संरक्षित करते हैं। इसे पहचानने का उद्देश्य नए लोगों को इस विरासत को बेहतर ढंग से विरासत में लेने और आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना है, ताकि उच्च कलात्मक स्तर प्राप्त किया जा सके, एक नई कलात्मक शैली बनाई जा सके और जितनी जल्दी हो सके सुलेख कला उद्यान में अधिक और बेहतर फूल खिले, अपनी शानदार युवावस्था के साथ चमके। सुलेख और सुलेख दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। सुलेख ब्रश के साथ लिखने की विधि को संदर्भित करता है, मुख्य रूप से ब्रश को पकड़ने, ब्रश का उपयोग करने, स्टिपलिंग, संरचना, वितरण, पंक्ति क्रम, रचना और इसी तरह के तरीकों के बारे में बात करता है। उदाहरण के लिए ब्रश पकड़ते समय आपको हथेली को खाली रखते हुए हथेली की ओर इशारा करना चाहिए और सभी 5 उंगलियां पूरी ताकत में होनी चाहिए। ब्रश का उपयोग करते समय आपको बालों को केंद्र में फैलाना चाहिए। सुलेख में एक निश्चित कलात्मक उपलब्धि के साथ काम करता है, जो प्रसिद्ध चित्रों के सम्मिलित है। सुलेख कलाकारियों के 5 सामान्य फॉन्ट हैं: नियमित लिपि, चल लिपि, कसिव लिपि, आधिकारिक लिपि और सील लिपि। जब तक इन 5 निकायों में उच्च कलात्मक मूल्य है और उनकी नकल की जा सकती है, तब तक उन्हें सभी धर्म पुस्तकें कहा जा सकता है। सुलेख और चित्रकला विश्वकला के क्षेत्र में अपनी स्वयं की प्रणाली बनाते हैं, जिसका एक लंबा इतिहास और बढ़िया परंपराएं हैं। ये रेशम, कपड़े, रेशम कागज, रेशम आदि पर कलम, स्याही और रंगों से चित्रित चीजों को संदर्भित करता है। इसे आम लोगों ने नहीं, बल्कि इतिहास के प्रसिद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। हालांकि कुछ पेंटिंग प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा नहीं बनाई गई हैं, लेकिन वे पुरानी हैं और उनमें सांस्कृतिक अवशेष हैं। हमें उन्हें संरक्षित करने और छांटने की भी आवश्यकता है। चीनी चित्रकला कला चीनी राष्ट्र की पारंपरिक कला में सबसे शुरुआती कला रूपों में से एक है। उदाहरण के लिए शियान के बानपो गांव में खुदाई से प्राप्त चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर मछलियों के एक दूसरे का पीछा करने और हिरणों के दौड़ने और कूदने के चित्र हैं, जो न केवल जीवंत हैं, बल्कि उनमें एक निश्चित कलात्मक अवधारणा भी है। इससे पता चलता है कि हमारे चीनी राष्ट्र के पूर्वजों में आदिम समाज से ही काफी उच्च सौंदर्य अभिरुचि और शानदार कलात्मक सृजन क्षमता थी। सुलेख एक कला रूप के रूप में न केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करने का एक उपकरण है, बल्कि इसमें समृद्ध छवि विशेषताएं भी हैं। सुलेख और पेंटिंग की तरह इसे रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और एक कहावत है कि सुलेख और पेंटिंग का मूल एक ही है। सुलेखक ब्रश जैसे लेखन उपकरणों के प्रदर्शन और लेखन कौशल को पूरा खेल देकर विभिन्न शैलियों के काम बना सकते हैं, जिससे लोगों को कलात्मक आनंद मिलता है और अच्छे कलात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। आज की सुलेख कला प्राचीन सुलेख कला से विकसित और बदल गई है। कई सुलेखकों ने प्राचीन सुलेख की उत्कृष्ट परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया है और नवाचार किए हैं। सुलेख की कला की सराहना करने के लिए किसी को सुलेख शैलियों और सुलेख की उत्पत्ति का कुछ ज्ञान होना चाहिए। किन शियाओबाओ ने भौहें सिकुड़ी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी परेशानी वाली होंगी, न केवल चीनी मिट्टी के बर्तन बल्कि नए नकली भी। निश्चित रूप से जब सू शानशान ने देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया।
जाहिर है उसे ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी यह पेंटिंग पिछली बार सू लो में खरीदी गई थी और चालान पर मास्टर सोंग रोन की मुहर है। आदमी खड़ा हुआ और उसी समय चालान निकाला। किन शियाओबाओ ने करीब से देखा और यह असली निकला। ये वास्तव में सू लो की अनूठी मुहर है। किन शियाओबाओ ने इस तरह की सामग्री पहले भी देखी है और यह सू लो के लिए अद्वितीय है और इस पर सोंग रोन की मुहर है। यह व्यक्ति वास्तव में सू लो का खजाना मूल्यांकन करता है और उसकी स्थिति कम नहीं लगती है, इसलिए उसके पास कुछ ताकत होनी चाहिए। लेकिन इस पेंटिंग को देखना आसान है कि यह नकली है। यह शेन झुओ की पेंटिंग है जो मिंग राजवंश में एक उत्कृष्ट सुलेखक और चित्रकार थे। शब्द है किनन, नाम है शितयांग बैशिविंग युतियानशिंग युजू झुजू के मालिक आदि। मिंग जुंडे के दूसरे वर्ष में जन्मे, मिंग झेंगडे के चौथे वर्ष में 83 वर्ष की आयु में मर गए। वह शाही परीक्षाओं के अधीन नहीं थे और कविता, सुलेख और चित्रकला में विशिष्ट थे। वे मिंग राजवंश के मध्य में साहित्यिक चित्रकला के वू स्कूल के संस्थापक थे। वेन झेंगमिंग, तांग यिन और कियू यन के साथ उन्हें मिंग राजवंश के 4 मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए कार्यों में लुशान पर्वत का उच्च चित्र, क्यूलिन टॉक का पुराना चित्र, कैंगझोउ का दिलचस्प चित्र शामिल है। इशिदा संग्रह, अतिथि समाचार और इतने पर के लेखक। शेन परिवार कई पीढ़ियों से वुमिन में एकांत में रहता आया है जो सुजो के जियांगचिंग में रहता है। शेन झुओ के परदादा वांग मिंग के अच्छे दोस्त थे और उनके पिता शेन हिंगजी भी डूक्यूओन के छात्र थे। पेंटिंग और सुलेख उनके परिवार की जड़ें थीं। पिता और चाचा दोनों ही अपनी कविता, सुलेख और पेंटिंग के लिए गांव में प्रसिद्ध हैं। शेन झुओ ने अपना पूरा जीवन घर पर अध्ययन करते हुए, कविताएं पढ़ते हुए और पेंटिंग करते हुए, जंगलों और झरनों में यात्रा करते हुए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज करते हुए, गंदी राजनीतिक वास्तविकता को तुच्छ समझते हुए, जीवन भर शाही परीक्षा में असफल होते हुए और हमेशा सुलेख और पेंटिंग निर्माण में लगे रहे। वह जानकार है और संग्रह में समृद्ध है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं और दर्शकों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता है। वह आमतौर पर शांत और मिलनसार होता है। जो लोग सुलेख और पेंटिंग मांगते हैं वे बाहरी दुनिया को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि किसी ने उसकी नकली पेंटिंग बनाई और उस पर शिलालेख मांगा और वह तुरंत सहमत हो गया। और यह एक नकली पेंटिंग है। हालांकि इस पर शेन झुओ का शिलालेख है, लेकिन पेंटिंग नकली है। शेन झुओ की पेंटिंग और सुलेख व्यापक रूप से प्रसारित हैं और प्रामाणिकता और झूठ मिश्रित है, जिससे अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेन झेंगमिंग ने उन्हें दुनिया में तैरते हुए देवताओं का आदमी कहा। शेन झुओ ने युआन और मिंग राजवंशों के बाद से साहित्यिक चित्रकला के क्षेत्र में अतीत और भविष्य को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके एक सुलेखक हुआंग टिंगजियांग को चित्रकला में विशेष रूप से गहन उपलब्धि प्राप्त है। वह परिदृश्य, फूल और पक्षियों पर भी काम करता है और आकृतियों को भी चित्रित कर सकता है। वह परिदृश्य, फूल और पक्षियों में उत्कृष्ट है। उनके कुछ परिदृश्य चित्रों में पहाड़ों और नदियों को दर्शाया गया है, जो पारंपरिक परिदृश्य चित्रों के 3 दूर के दृश्यों को व्यक्त करते हैं। अधिकांश कार्य दक्षिण में परिदृश्य और उद्यानों का वर्णन करते हैं, जो उस समय के साहित्यकारों के इत्मीनान से जीवन को व्यक्त करते हैं। उन्हें परिदृश्य कार्यों को चित्रित करना पसंद है, जो बाद की पीढ़ियों द्वारा शायद ही कभी पार किया जाता है। शेन झुओ की फूल और पक्षी चित्रकला शैली का बाद के चित्रकारों जैसे युननतीन, बाडा, जुगू और क्यूई बैशी पर कमोबेश प्रभाव पड़ा। बाडा, शैनरेन और जुगू पर प्रभाव शेन झुओ के फूल और पक्षी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं और उनके चित्रों में बिल्लियां, गधे, झींगा, केकड़, मेढक, सिकाडा और अन्य सामान्य प्रजातियां भी काफी दिलचस्प हैं और उन्होंने पेंटिंग में बोनलेस तकनीकों का भी अच्छा उपयोग किया है। या बस स्याही की रेखाओं के साथ रूपरेखा, इन सब ने बाडा शैरेन को कमोबेश प्रभावित किया है। शेन झुओ के फूल और पक्षी चित्रकला के शुरुआती अन्वेषण से स्याही और वॉश फ्रीहैंड पेंटिंग शैली का निर्माण, जिंग वेन झेंगमिंग का प्रचार, चेन चुन और जू वेई तक उन्होंने संयुक्त रूप से स्याही और वॉश फ्रीहैंड फूल और पक्षी चित्रकला को छोटे फ्रीहैंड ब्रशवर्क से बड़े फ्रीहैंड ब्रशवर्क में विकसित किया। स्याही चित्रकला में फूलों और पक्षियों के फ्रीहैंड ब्रशवर्क के विकास के विश्लेषण के अनुसार बाडा शैरेन ने फूल और पक्षी चित्रकला के फ्रीहैंड ब्रशवर्क के आधार पर विकास किया। बाडा शैरेन देर से मिंग राजवंश के एक रूढ़िवादी विरोधी चित्रकार और किंग राजवंश में 4 भिक्षुओं में से एक हैं। उनके फूल और पक्षी चित्र सबसे अधिक व्यक्तिगत हैं। मिंग राजवंश में फूल और पक्षी चित्रों की साहित्यिक स्याही और धुलाई मुक्तहस्त चित्रकला शैली में कई चित्रकारों ने भाग लिया और अन्वेषण और प्रयास किए। ये कहा जा सकता है कि समूह आंदोलनों ने संयुक्त रूप से मुक्तहस्त चित्रकला शैली के विकास को बढ़ावा दिया। इस समूह आंदोलन में शेन झुओ एक वाटरशेड था। उन्होंने वास्तव में मुक्तहस्त ब्रशवर्क निर्माण में अभ्यास किया। उनके फूल और पक्षी चित्रकला कला ने मिंग राजवंश के बाद फूल और पक्षी चित्रकला के मुक्तहस्त ब्रशवर्क पैटर्न की स्थापना की। उनका योगदान वास्तव में अपरिहार्य है। शेन झुओ मिंग राजवंश में फूल और पक्षी चित्रकला के इतिहास में उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले चित्रकार हैं। साहित्यिक मुक्तहस्त फूल और पक्षी चित्रकला शैली और दरबारी शैली मुक्तहस्त फूल और पक्षी चित्रकला शैली के एक दूसरे को बदलने की प्रवृत्ति के तहत उनके फूल और पक्षी चित्र साहित्यिक स्याही और वाश मुक्तहस्त ब्रशवर्क के रूप में दिखाई दिए। योग की शैली प्रवृत्ति का नेतृत्व करते हुए उन्होंने फूल और पक्षी चित्रकला के सिद्धांत और व्यवहार में बहुत प्रयास और योगदान दिया और बाद की पीढ़ियों के कई चित्रकारों को प्रभावित किया। शेन झुओ की फूल और पक्षी चित्रकला की शैली विशेषताओं के विश्लेषण के माध्यम से लेख का मानना है कि इसकी फूल और पक्षी कला में परंपरा को विरासत में लेने और नई शैली को प्रेरित करने का ऐतिहासिक महत्व है। फूल और पक्षी चित्रकला में उनका योगदान फूल और पक्षी चित्रकला के पारंपरिक पैटर्न को तोड़ने, विषय वस्तु के दायरे को व्यापक बनाने और नागरिक विशेषताओं को दर्शाने, ब्रश और स्याही की भाषा में पुस्तक लेखन पर जोर देने और कविता, सुलेख और चित्रकला को संयोजित करने में निहित है, जिससे साहित्यकारों की फूल और पक्षी रचना और तकनीकें पूर्ण और परिपूर्ण हो जाती हैं। मिंग राजवंश के आंगन शैली के फूल और पक्षी चित्रों से दूरी बढ़ जाती है और साहित्यकारों के फूल और पक्षी